नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे सिलेबस की दूसरी सब्जेक्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है आरएएस प्रीलिम्स में। एक क्वेश्चन आपके आता है पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। अपने जितने भी महाद्वीप हैं उनके कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार है, कौन कौन से मरुस्थल है और कौन कौन से मैदान है। एक क्वेश्चन आपको इस हिस्से से देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आता है आपका नदी या झील वाले सेगमेंट से और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है औद्योगिक क्षेत्र वाले सेगमेंट से। भौतिक भूभाग जो हैं उनसे 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज हो जाता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलो कि ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके सिलेबस में और आपके पेपर के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड में अगर अपन पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे क्या है, 71% मात्रा में तो क्या है, जल, और 29% मात्रा में क्या है, जमीन। तो ये जो जमीन वाला हिस्सा है ना, इसको तो हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। क्या कहते हैं, महाद्वीप। और ये जो जल वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं महासागर। अब पहले अपन महाद्वीपों की बात करते हैं, जमीन वाले हिस्से की। पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? सर है 7 महाद्वीप। अब 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं उनको अपन एक एक करके देखते हैं। देखो, एक तो ये है हमारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया आपको हमेशा याद रहेगा, बीच में जहां पे भारत है। दूसरा है हमारा अफ्रीका। ठीक है, इधर आते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इधर हमारा एक महाद्वीप आता है यूरोप और इधर आता है ऑस्ट्रेलिया। नीचे आता है आपका अंटार्कटिका। ये हमारी पूरी पृथ्वी है। अब ये हिस्सा क्या, इधर से अगर आप इसको ग्लोब पे देखोगे ना तो ये दोनों मिले हुए हैं, मतलब ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहां तक का हिस्सा आपका प्रॉपर मैप में आता है। तो आपके 7 महाद्वीप हुए। अब इन 7 महाद्वीपों में आपसे वो पूछता क्या है कि इन महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार वो सीक्वेंस आपसे पूछ लेता है कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा महाद्वीप बड़ा है। तो आप देख लो, एशिया महाद्वीप हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है, किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, कौन कौन सा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद में कौन आता है, अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप और उसके बाद में आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये किसका सीक्वेंस हुआ, हमारा क्षेत्रफल का सीक्वेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं, वापस देखो जनसंख्या के सीक्वेंस की, तो जनसंख्या का सीक्वेंस कैसे कवर होगा, पहले पे वही दोनों सेम रहेंगे, एशिया और अफ्रीका। उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से पहले आबादी किसमें ज़्यादा है, यूरोप में। ये आपको ध्यान रखना है। तो यूरोप किधर से पहले आ जाएगा, सीधा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से पहले इसमें आ जाएगा यूरोप। तो ये यूरोप रहा। उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका आ गए। अब आपको पता है कि अंटार्कटिका केवल बर्फ है, वो नीचे की साइड है, तो उसमें कोई भी लोग नहीं रहते, इसलिए ऑस्ट्रेलिया इसकी जगह पे आ जाएगा और सबसे अंत में अंटार्कटिका। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से जहां पर लोग ही नहीं रहते वो है अंटार्कटिका। क्लियर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है एशिया और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो आपका महाद्वीप है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये आपका कवर हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे महासागरों की कि सर हमारी पृथ्वी पर कितने महासागर है। उत्तर होगा 5 प्रमुख महासागर है हमारी पृथ्वी पर। अब देखो, ये जो प्रशांत महासागर है तो ये पूरा इलाका और ये पूरा इलाका, क्योंकि ये दोनों ऐसे मिले हुए हैं पीछे से, तो प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। तो ये पहला महासागर हमारा कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके बाद एक महासागर आपको ये दिख रहा होगा पूरा। ठीक है, ये यूरोप पड़ता है, ये अफ्रीका पड़ता है, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इनके बीच में जो दिख रहा है ना आपको, ऐसा लग रहा है जैसे एस की शेप का हो, तो ये वाला महासागर हमारा कहलाता है अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महासागर हुआ हमारा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, 2 महासागर हो गए आपके। उसके बाद में आपको ये दिख रहा होगा, देखो छोटा सा आधा सा, ये कौन सा है हमारा, हिंद महासागर। क्योंकि ये आधा है, बाकी सारे ये महासागर आप देखोगे और पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक मिलते हैं। जैसे ये
इधर पश्चिम से लेके पूरब तक एक तरीके से ऐसे मिला हुआ है, ये नीचे उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हिंद महासागर केवल आधा है, इसके ऊपर जमीन आ जाती है, इसलिए इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। तो तीसरा आ गया हमारा हिंद महासागर। ठीक है, उसके बाद में आता है अंटार्कटिक महासागर, या इसको दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं, साउदर्न ओशियन भी बोलते हैं। और उसके बाद में एक महासागर ऊपर के हिस्से का आता है, उसको बोलते हैं हम आर्कटिक महासागर। तो महासागरों का अगर क्षेत्रफल का क्रम पूछे तो आप हमेशा याद रखना पैसा। प्रशांत ये हो गया, अटलांटिक ये हो गया, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर ये हो गया, साउदर्न ओशियन मतलब आर्कटिक महासागर, मैंने कहा ना दक्षिणी महासागर है तो दक्षिणी आर्कटिक महासागर, तो ये हो गया, और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो पैसा ये आपका कवर होता है। अब आप देखो प्रशांत महासागर की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा महासागर मैंने आपको कौन सा बताया, प्रशांत महासागर, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, सबसे गहरा महासागर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या उत्तर दोगे, वो भी प्रशांत महासागर है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हो, सबसे ज्यादा भूकंप हो, वो किस में आएंगे, प्रशांत महासागर में। रिंग्स ऑफ फायर मतलब ज्वालामुखी की जो पूरी बेल्ट है वो जिस जगह ज्यादा है तो वो किस में ज्यादा है, प्रशांत महासागर में, इसीलिए इसको रिंग्स ऑफ फायर भी बोलते हैं। और मेरियाना गर्त जो सबसे बड़ी गर्त है वो कहां पर है, प्रशांत महासागर में, मेरियाना ट्रेंच। ये आपको समझ में आ गया मेरियाना ट्रेंच का। ठीक है, ये आपने कई बार बाल पेपर में भी देखा होगा मेरियाना ट्रेंच का, कि ऐसे अचानक से बहुत बड़ा गड्ढा, इधर समुद्र है और इधर तक स्थल का भाग है, तो ये जो गैप आता है ये सबसे बड़ा कहाँ है, मेरियाना गर्त कहाँ पर है, हमारे प्रशांत महासागर में। ये पहली चीज क्लियर हो गई। उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, मैंने आपको शेप बताई थी कि ये इस शेप में था, तो इसको अपन बोलेंगे या तो एस आकार का या एट आकार का। तो एट या एस आकार का जो महासागर है वो कौन सा है, हमारा अटलांटिक महासागर। बर्मुडा ट्राइंगल, जिसके आपने सुना होगा कई बार बर्मुडा ट्राइंगल के बारे में, कि इसके ऊपर से अगर प्लेन गुजरते हैं तो ये उसको खींच लेता है, समुद्र के अंदर एक गड्ढा सा है बहुत बड़ा, तो ये बर्मुडा ट्राइंगल भी कहाँ पर है, हमारे अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो अटलांटिक के भी एक तरीके से दो हिस्से हो जाते हैं, आप समझना। ये अटलांटिक महासागर इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, तो इसको ना लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं कि ये हो गया उत्तरी अटलांटिक, ये हो गया दक्षिणी अटलांटिक। ठीक है, तो मेरियाना ट्रेंच अपनी कहीं यही है, तो ये उत्तरी अटलांटिक में पड़ती है। ये अटलांटिक महासागर, और सार्गेसो सागर भी किसके अंदर पड़ता है, अटलांटिक महासागर में। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद में हमारा आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर को मैंने आपको बताया कि ये आधे तक है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर तक नहीं फैला हुआ है, इसलिए इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। ये चीज हो गई। उसके अलावा सुंडा गर्त कहां पर है, सुंडा है जावा गर्त, वो किस में है, हिंद महासागर में। ठीक है, मेडागास्कर द्वीप जो आपके अफ्रीका के जिस पास में पड़ता है वो भी किस में है, मेडागास्कर द्वीप, हिंद महासागर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आता है आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, जिसको हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आता है आर्कटिक। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। ये हुई हमारी महासागर की बात। तो आपको दो चीजें क्लियर हुई, पहले महाद्वीप कौन कौन से हैं, दूसरा महासागर कौन कौन से हैं। अब इनको एक एक करके हम आगे का पूरा कंप्लीट देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे सागर के बारे में पूछ लिया जाए, मैं आपको सभी सागर की लोकेशन ही बताऊंगा। सागर क्या होते हैं, महासागर तो बहुत बड़े हो गए, मैंने बोला पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक, सागर छोटे समुद्र होते हैं। ठीक है, तो ये सागर कौन सी अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो सर वो है भूमध्य सागर। उसके बाद में है दक्षिण चीन सागर, ठीक है, क्षेत्रफल में। और सबसे गहरा सागर, सबसे गहरा सागर कौन सा आता है, हमारा कैरेबियन सागर, कैरेबियन सी। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद में आपको सागर की लोकेशन बता देता हूं मैं पहले। ठीक है, देखो ये कौन सा है अपना, जिसको आगे जाके आप पढ़ोगे, इसको बोलते हैं मेक्सिको की खाड़ी। और ये जो हिस्सा होता है ना हमारा, ये नीचे का, क्योंकि ये सारे देश उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये कैरेबियाई देश बोले जाते हैं। इनमें अपने वेस्ट इंडीज वगैरह, ये जो भी जमैका वगैरह, जो भी आप तगड़े तगड़े प्लेयर देखते हो ना, ये सारे यहीं के हैं, तो इनको बोलते हैं अपन कैरेबियाई द्वीप। इसलिए इस सागर को बोला जाएगा कौन सा, कैरेबियाई सागर। ठीक है, कैरेबियाई सागर। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई। पहला कैरेबियन सी कौन सा है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर तो आपके सारे क्लियर हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा कौन सा है, ये वाला सागर,
इसको हम कौन सा सागर बोलते हैं? जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है, इसको बोलते हैं हम कौन सा? भूमध्य सागर। कौन सा है ये? भूमध्य सागर। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? भूमध्य सागर। और उसके बाद में इधर की साइड ये जो हिस्सा पड़ता है, ये पूरा चीन के नीचे, इस सागर को बोलते हैं हम कौन सा? दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा आ जाता है। तो भूमध्य सागर आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद इस सागर को हम बोलते हैं क्या? काला सागर। कौन सा है ये? ब्लैक सी, काला सागर। उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है, इसको आप बोलोगे कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर। ये 5 देशों के बीच में है। ठीक है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, इनके बीच में पड़ता है कौन सा? कैस्पियन सागर। ये सारे सभी सागर की लोकेशन आपको समझ में आई होगी, आई होप। इधर ऑस्ट्रेलिया के नीचे ना, ये है तस्मानिया। इन कंट्रीज को बोलते हैं तस्मानिया। ठीक है, अब ये जो ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में है, ये पूरा इलाका कहलाता है कौन सा सागर है? ये तस्मान सागर। कौन सा? तस्मान सागर। ये सभी सागर आपको समझ में आए। कैरिबियन सी समझ में आ गया, मेक्सिको की खाड़ी मैंने आपको बता दिया, ये भूमध्य सागर आ गया। ये कौन सा हो गया? काला सागर। ये कैरिबियन सी, ये दक्षिण चीन सागर, ये तस्मान सागर। ठीक है, ये सभी सागर आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, अब सागर के बाद में पहले मैं आपको थोड़ा बहुत खाड़ी बता देता हूं, क्योंकि आप जब जल संधि वगैरह पढ़ोगे तब आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। इसलिए सागर वगैरह में लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है मैप में, इसलिए आप पहले इनको अच्छे से समझो। इधर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो हिस्सा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा है ना उत्तरी अमेरिका का, ये कंट्री है मैक्सिको, और ये मैक्सिको के अंदर जो खाड़ी पड़ती है मैक्सिको की सीमा पे, इसी को अपन ने क्या नाम दिया? मैक्सिको की खाड़ी। पहली चीज समझ में आ गई। इधर फारस, फारस किसको बोलते हैं अपन? ईरान को। तो इधर जो फारस की खाड़ी है वो किधर है? ईरान के पास। ठीक है, तो ईरान के जस्ट नीचे जो खाड़ी है वो कौन सी है? फारस की खाड़ी। ये चीज समझ में आ गई आपको। उसके बाद में इस खाड़ी को बोलते हैं अपन कार्डिंगन की खाड़ी। इस हिस्से पे जो खाड़ी है इसको बोलते हैं कार्डिंगन की खाड़ी। और इधर उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है, इसके पास जो खाड़ी है ये वाली खाड़ी को हम बोलते हैं कौन सी? हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? हडसन की खाड़ी। ठीक है, तो फेमस जो जो खाड़ी है वो आपको मैंने बताई। अब आ जाओ, अब पहले एक एक महाद्वीप को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। उनमें मैं हर महाद्वीप के पर्वत आपको बताऊंगा, उसमें कौन से पठार हैं, कौन से मरुस्थल है, कौन सी झील है, कौन सा मैदान है और कौन सी नदी है। ये 5 से 6 चीजें मैं आपको हर महाद्वीप के बारे में बताता चलूंगा। ठीक है, अब उसी में मैं क्या आपको हर महाद्वीप में अलग से भी लिखाऊंगा, लेकिन एक बार आपको ब्रीफ में आपके, ताकि माइंड में याद रहे, मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई कौन कौन से महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कोई आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि आपके सीधे प्रश्न फंसते हैं ऐसे, तो ये कौन सी है सर? माउंट मैकिनले। कहां पे है? उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है सर? माउंट मैकिनले। ये कौन से पर्वत की हाईएस्ट पीक है अगर आपसे पूछा जाए तो? अलास्का। कौन सी पर्वत की है ये? अलास्का पर्वत श्रेणी की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, जो कि उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, माउंट एकांकागुआ, ये किसकी है? दक्षिणी अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, कौन से पर्वत की है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? एंडीज पर्वत की। कौन से की? एंडीज पर्वत की। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है अपना किलिमंजारो, जो किसकी हाईएस्ट पीक है? अफ्रीका की। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक करती है अपनी किलिमंजारो। आगे जाके मैं आपको बता दूंगा ये कौन से पर्वत में पड़ती है। हमारे किलिमंजारो के अंदर ही पड़ती है, तंजानिया में स्थित है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एल्ब्रुस किसकी है? काकेशस पर्वत श्रेणी की। ठीक है, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? मतलब पर्वत शिखर है एल्ब्रुस। ये भी समझ में आ गया आपको, काकेशस। उसके बाद में हिमालय का जो है माउंट एवरेस्ट। एशिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। यूरोप की हाईएस्ट पीक एल्ब्रुस। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक किलिमंजारो। दक्षिणी अमेरिका की हाईएस्ट पीक एकांकागुआ। उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले। ठीक है, ये सबकी हाईएस्ट पीक आपको समझ में आई होगी। इधर अगर आप आओगे तो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक पड़ती है कौन सी? कोस्युस्को। ये किसकी हाईएस्ट पीक है? कौन से पर्वत की? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये आगे जाके मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपको अभी से ऐसी ये वाले फैक्ट्स उसमें जब पढ़ो तो आपको वहां पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको पूरा मैप पे आपको समझाया। ठीक है, पर्वत श्रेणी की पूछ ले कि कौन से महाद्वीप की पर्वत श्रेणी सबसे बड़ी है। ठीक है, तो पहले तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज। एंडीज कहां पड़ती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है ना, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। तो पहले हो गई हमारी कौन सी? एंडीज पर्वत श्रेणी। उसके बाद में कौन सी पर्वत श्रेणी आती है हमारी? रॉकी।
ठीक है, तो एंड रॉकी, तो उसके बाद में आती है रॉकी। रॉकी किसकी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है? उत्तरी अमेरिका की, और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये सबसे लंबी एंडीज, उसके बाद में रॉकीज। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी जो पर्वत श्रेणी पड़ती है वो कौन सी है? हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है, जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। ये आपको समझ में आया? उसके बाद अलावा अफ्रीका की अगर पूछे सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो वो कौन सी है? हमारी एटलस पर्वत श्रेणी। कौन सी है? एटलस पर्वत श्रेणी, एटलस पर्वत श्रेणी। अगर आपसे पूछ ले यूरोप की हाईएस्ट पर्वत श्रेणी, वो उसका नाम आता है वोल्गा। वोल्गा नदी है शायद यार यूरोप में। मिनट, तो ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक पर्वत श्रेणी पड़ गई। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी आती है? हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो आपसे कोई पूछे कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, एंडीज, फिर रॉकीज, फिर हिमालय, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और अगर आपसे यूं पूछे, ये तो जमीन पे है जो पर्वत, आपको पता है विश्व की सबसे लंबी अगर पर्वत श्रृंखला की बात की जाए ना, तो वो कौन सी है? वो पड़ती है समुद्र के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के इधर की साइड, इस समुद्र के अंदर पड़ती है। उसको हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। मूंगा जीवों से बनी हुई है वो, समुद्री जीवों से जो बनी हुई वो चट्टान है, वो पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पर वो समुद्र में है, इसलिए अगर हम जमीन की अगर हमें ऑप्शन दे, तो जमीन में कंसिडर करें, तो सबसे पहले आती है एंडीज, रॉकीज, हिमालय, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैं एक एक महाद्वीप को आपको अच्छे से कराता चलूंगा। ठीक है, एक एक महाद्वीप में हमें क्या करना है, उसके पर्वत देखने हैं, उसके पठार देखने हैं, उसमें कौन कौन से मैदान है, कौन कौन से मरुस्थल है, ठीक है, और कौन सी नदी है और कौन से झील है। पहला पार्ट तो हमारा यही है। ठीक है, अब इसमें देखो, पहले तो आपको क्या होगा कि मैं बताऊंगा कि फला पर्वत इधर है, इस कंट्री में है, इस महाद्वीप के, तो आपको पता होनी चाहिए कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी कंट्री पड़ती है। इसलिए आपको उसका नक्शा याद होगा, तो आपको याद करने में भी क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, ये देखो उत्तरी महा जो अमेरिका है, उसकी अगर मैं बात करूं, तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं कौन सा? कनाडा। बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आप बोलते हो यूएसए या प्रॉपर अमेरिका, जिसके लिए हम नाम लेते हैं वो ये है। उसके बाद में आता है नीचे के हिस्से पे कौन? मैक्सिको। कौन आता है? मैक्सिको। इधर मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये कौन सी जगह है? मैक्सिको की खाड़ी। इधर हमारा क्या पड़ता है? प्रशांत महासागर। इधर क्या पड़ता है? अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर। ये सारी चीज आपको क्लियर है। इधर की साइड इसमें पड़ता है कौन सा? ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। ठीक है, ये वाला हिस्सा समझ में आया। ये खाड़ी कौन सी थी? आपकी हडसन की खाड़ी, ये भी आपको पता था। ग्रीनलैंड, ये सारे कंट्री मैंने आपको इसमें बता दिए। ये देखो क्यूबा, जमैका, ये जो वेस्ट इंडीज वगैरह, ये सारी कंट्री है ना, वो इसी हिस्से पे है। इसीलिए इस हिस्से को अपन बोलते हैं कैरेबियन सी। ठीक है, तो ये सारा आपको उत्तरी अमेरिका का नक्शा समझ में आ गया पहले तो। अब आप एक एक चीज के बारे में पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, भाई कनाडा ऊपर है, इधर अमेरिका है, नीचे मैक्सिको है, तो सब उसी से लिंक होगा। उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पीक मैंने आपको पहले ही बताया था, वो कौन सी थी? मैकिनले। मैकिनले कौन से पर्वत में है? अलास्का पर्वत श्रेणी में। उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? मैकिनले। और मैकिनले कौन से पर्वत श्रेणी में पड़ता है? अलास्का में। कि भाई मंकी आलस करता है, तो मैकिनले पड़ता है अलास्का में, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। उसके बाद में रॉकी जो पर्वतमाला है, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी आती है? माउंट एल्बर्ट, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और पूरे विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उसका नाम है रॉकी। रॉकी की हाईएस्ट पीक अगर कोई पूछे, तो वो कौन सी आती है? माउंट एल्बर्ट। और माउंट एल्बर्ट भी कहाँ है? हमारी अमेरिका में। ठीक है, और ये भी मैकिनले किस में है? अलास्का के अंदर। और अलास्का किसका हिस्सा है? अमेरिका का। ठीक है, प्रॉपर यूएसए का। अपलेशियन पर्वतमाला भी यूएसए में है और सियरा निवेदा भी यूएसए में है। तो इसमें चार हो गई, कौन कौन सी बताओ? अपलेशियन और सियरा निविदा तो नीचे की हो गई हमारी, और उसके बाद में रॉकीज हो गई। ठीक है, रॉकीज पर्वत श्रेणी और अलास्का पर्वत श्रेणी, ये चारों पर्वत श्रेणी समझ में आई आपको उत्तरी अमेरिका की। पठार की बात करूं तो ऊपर से चलो, ऊपर क्या था? कनाडा। ऐसे ही तो था उत्तरी अमेरिका का नक्शा, ये कनाडा वाला हिस्सा, ये यूएसए वाला हिस्सा, और ये मैक्सिको वाला हिस्सा। तो लोरेंजियन या कैनेडियन शील्ड, तो लोरेंजियन पठार हो या कैनेडियन शील्ड हो, ये कहाँ पड़ेगा? हमारा कनाडा में। ठीक है, कोलोराडो का पठार हो, ठीक है, या फिर ओजार के एडवर्ड पठार हो, या ग्रेट बेसिन पठार हो, या पीडमांट पठार हो, ये चारों पठार हमारे कहाँ पड़ेंगे? अमेरिका के अंदर। ठीक है, कोलोराडो, ओजार के एडवर्ड, ग्रेट बेसिन और पीडमांट, ये चारों पठार हमारे कहाँ पड़ेंगे? अमेरिका के अंदर। और चिहुआहुआन किधर पड़ेगा? मैक्सिको में। चिहुआहुआन किधर पड़ेगा? मैक्सिको में।
ठीक है। अब इसको कैसे भी करके याद रख सकते हो, कल और आज मतलब कोलोराडो, कल और आज मतलब ओजार्क, ठीक है। ग्रेट बेसन के, बेसन के क्या बनाए हमने, पिंडे, ऐसे याद रख लेना, ग्रेट बेसन के पिंडे बनाए, तो कल और आज ग्रेट बेसन के पिंडे बनाए, ये चारों कहाँ हैं, यूएसए में। लोरेंजियन फील्ड, लोरेंजियन प्लेट्यू जो पठार है वो कहाँ पर पड़ता है, कनाडा में। चिहुआहुआन कहाँ पड़ेगा हमारा, मैक्सिको में, ठीक है। इसके मरुस्थलों की अगर मैं बात करूं कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल आते हैं, तो वो आप देख लो, ग्रेट बेसिन, मोजाबो, सोनेरन। कौन कौन से हैं, ग्रेट बेसिन, मोजाबो, सोनेरन, ग्रेट बेसिन, मोजाबो और सोनेरन, क्लियर। क्योंकि हमें जो बस होती है ना उसमें मजा आता है सोने में, तो ग्रेट बेसिन, मोजाबो, सोनेरन, ये तीनों कहाँ है, अमेरिका के अंदर। क्या है ये, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में मरु पड़ने वाले मरुस्थल। घास के मैदानों की बात करूं तो वो कहाँ पड़ेंगे, यूएसए और कनाडा में, प्रेरी, ठीक है। आपको पता है भारत से सबसे ज्यादा जो प्रवासी आदमी है वो कहाँ जाना चाहते हैं, अमेरिका या कनाडा, उन्हीं देशों में जाते हैं वो। तो वहां पे जाने के लिए वो प्रे करते हैं कि हमें वीजा मिल जाए, ठीक है। तो वीजा अप्लाई करते हैं, तो प्रे करते हैं कहाँ पे जाने की, यूएसए कनाडा। तो इसे याद रख लेना कि भाई यूएसए कनाडा में जो घास का मैदान है उसका नाम है प्रेरी। तो ये आपको इसके पर्वत हो गए, पठार हो गए और मरुस्थल क्लियर हो गए। उसके बाद में नदी की अगर मैं बात करूं तो इसकी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसिसिपी नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी की अगर कोई आपसे बात करेगा कि सबसे बड़ी नदी कौन सी उत्तरी अमेरिका की, उसका नाम है मिसिसिपी, ठीक है। तो ये सिरप है जो लंबे टाइम तक चल रही है, ऐसे सोच लो कि जो मोसी आई थी सिपी मतलब सिरप, तो वो लंबे टाइम तक चल रही थी, इसलिए वो बिगेस्ट रिवर हो गई, ऐसे याद रखो, सबसे लंबी। सेंट लुइस शहर किस नदी के किनारे पड़ता है, मिसिसिपी नदी के किनारे। सेंट लुइस शहर मिसिसिपी नदी के किनारे। हडसन नदी के किनारे क्या है, न्यूयॉर्क शहर। कोई भी न्यू चीज आती है तो आप हंसते हो ना, तो वो हडसन नदी, तो हडसन नदी के किनारे जो शहर पड़ेगा उसका नाम आ जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक है। पोटोमेक नदी, पोटोमेक नदी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। तो पोटोमेक ऐसे याद रख लेना, ऑटोमेटिक एक तरीके से, पोटोमेक ऐसा ही साउंड कर रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या, वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी में पोटोमेक नदी, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। कोलोराडो नदी है, इस पर क्या है, ग्रैंड कैनियन, विश्व का सबसे बड़ा जो कैनियन, ग्रैंड कैनियन, वो कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है, कोलोराडो नदी पर। सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, इसी पर कनाडा वाले शहर पड़ते हैं, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल। कनाडा के दो प्रमुख शहर है, वो कौन से हैं, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो ये दोनों जो शहर है हमारे वो कहाँ पर पड़ेंगे, कनाडा के अंदर, ठीक है। वो सेंट लॉरेंस नदी पर ही नियाग्रा जलप्रपात पड़ता है। कौन सा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, क्लियर। तो ये नियाग्रा जल वाटरफॉल भी किस पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर। तो मिसिसिपी नदी, हडसन नदी, पोटोमेक नदी, कोलोराडो नदी, सेंट लॉरेंस नदी, ये सारी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। ये सारी नदी आपको क्लियर हुई। वो सीधा पूछेगा कि हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर निम्न में से बसा हुआ है, तो आप बता देना कि हंसने वाला क्या कब हंसता है आदमी, जब कोई न्यू चीज मिलती है, तो न्यूयॉर्क में। तो इस तरीके से वो कोई भी क्वेश्चन आपसे बना सकता है। झीलों की अगर बात करूं, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, इसकी झीलों से क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर एग्जाम्स में फंसता है। अमेरिका वाली जो 5 है ना, इनके बारे में पहले तो ये बात करेंगे, कनाडा में कौन सी है, ए बी सी, एडियर, बियर और स्लेव, ठीक है। सी से स्लेव एक से याद रख लेना, एडियर, बियर और ग्रेट स्लेव। तो एडियर, बियर और स्लेव ये तीनों कहाँ पे पड़ेगी, और बियर और बिनीपेग। तो एडियर, बी से बियर और बिनीपेग, दो नाम हो गए, इधर स्लेव हो गए, ये चारों कहाँ पड़ेगी, हमारी कनाडा के अंदर। पहली चीज क्लियर हुई, कनाडा में कौन सी पड़ेगी, एडियर, बियर और ग्रेट स्लेव, एडियर, बियर, बिनीपेग और ग्रेट स्लेव, ये हो गई। उसके बाद में क्या है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर ये 5 झीलों का समूह पड़ता है, इनको महान झीलें भी बोलते हैं 5, ठीक है। तो ग्रेट लैक्स कौन कौन सी है, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर, ह्यूरोन और मिशिगन। अरे अंटी सुपर हीरो हूं मैं, ठीक है, तो मुझे क्या दे दो, गन, ठीक है। अरे अंटी सुपर हीरो हूं, तो इरी, ओंटारियो, सुपीरियर और ह्यूरोन सुपर हीरो, ठीक है। अब देखो, सुपीरियर जो झील है ना, वो मीठे पानी की बिगेस्ट झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील, ठीक है। और जो सबसे बड़ी झील कौन सी आएगी, आगे जाके आप पढ़ोगे, कैस्पियन सागर झील, वो सबसे बड़ी झील है। और ये जो है सुपीरियर झील, वो मीठे पानी की तो बिगेस्ट है, और यूं अगर सामान्य रूप में बात करें तो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद में मिशिगन झील, मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है, शिकागो, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। और शिकागो धर्म सम्मेलन में ही हिस्सा लेने के लिए स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि मिसिसिपी नदी, हडसन नदी, पोटोमेक नदी, कोलोराडो नदी और सेंट लॉरेंस नदी, ये सारी नदियां कहां पड़ती है, हमारे उत्तरी अमेरिका में। एडियर, बियर, विनिपेग और ग्रेट स्लेव, ये ऊपर की जो झीलें हैं, ये कहां पड़ती है, कनाडा के अंदर। इरी, ओंटारियो, सुपीरियर, ह्यूरोन, ये सारी किस पे है, कनाडा अमेरिका की सीमा पे है। और प्रॉपर अमेरिका में कौन सी झील पड़ती है, मिशिगन। और इन 5 झीलों के समूह को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स या महान झीलें,
ठीक है, ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब अगले पे आते हैं अपन दक्षिणी अमेरिका पे। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के हमने पर्वत देख लिए सारे, ठीक है, पठार देख लिए, मरुस्थल देख लिए, मैदान देख लिए, मैदान कौन सा था, प्रेरी, ठीक है, मैदान देख लिए, झील देख ली सारी, एडियर बियर गेट्स वगैरह वो सब, और नदी देख ली, पांचों पॉइंट देख लिए। अब दक्षिणी अमेरिका के अंदर भी हम सारे के सारे पांचों पॉइंट देखते हैं। अब इसमें पहले कुछ कंट्री के नाम मैं आपको बता दूं, ताकि जब आप उसमें पढ़ो तो आपको एकदम फेमिलियर हो कि हाँ ये कंट्री इस जगह है, आपके माइंड में इमेज क्लिक होनी चाहिए। दो कंट्री आती है सबसे इंपॉर्टेंट, पहले कौन कौन सी, चिली और अर्जेंटीना। ये देखो, ये जो दक्षिणी अमेरिका है इसमें नीचे के हिस्से पर दो, चिली कितनी लंबी फैली हुई है देखो, और अर्जेंटीना, इनके सारे सारे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है ना जो एंडीज, जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, वो भी ऐसे ही फैल रही है। तो चिली और अर्जेंटीना ये दो हो गई कंट्रीज, ये आपके काम आएंगी। उसके बाद में आएगा आपके ब्राजील, अमेजन रेन फॉरेस्ट जहां पर है, तो ये ब्राजील जो है ये कंट्री आपके हो गई। तो आप लोकेशन याद रखना, ब्राजील इधर है, चिली अर्जेंटीना इधर है, इधर एक देश पड़ता है पेरू, और इधर और एक पड़ता है बोलीविया। तो पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया, इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा इधर एक देश पड़ता है कौन, वेनेजुएला, कौन, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है मेनली। तो वेनेजुएला किधर है, इधर, ब्राजील किधर है, इधर, पेरू किधर है, इधर, ठीक है, बोलीविया किधर है, इधर, चिली इधर की साइड, अर्जेंटीना ये रहा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। अब देखो, दक्षिणी अमेरिका की मैंने आपको पहले बता दिया, सब इंडीज पर्वतमाला थी, ठीक है, तो इंडीज पर्वतमाला। दक्षिणी अमेरिका की हाईएस्ट पीक हमने उस समय पढ़ी थी, कौन सी थी, एकांका गुआ। तो एकांका गुआ इसकी हाईएस्ट पीक है दक्षिणी अमेरिका की, ठीक है, और इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, इंडीज पर्वतमाला, जो पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, पहली पॉइंट तो, ठीक है। पर्वतों के बारे में इसमें बस एक ही पर्वत इंपॉर्टेंट है मेनली, कौन सा, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। अब इसमें पठार कौन कौन से है, इसके पठार देखो पहले, ब्राजील, ब्राजील कंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्राजील की लोकेशन, ठीक है, ये ब्राजील कंट्री रही, ये गुयाना रही। तो ब्राजील और गुयाना में क्या है, पठार, ब्राजील और गुयाना में क्या आएगा आपके, पठार, ठीक है। तो ब्राजील का पठार समझ में आ गया और गुयाना का पठार समझ में आ गया, ठीक है। और पेंटागोनिया का जो पठार है ना, वो आप ऐसे देखो, ये पेंटागोनिया का जो पठार है, तो चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, इन तीनों में एक तरीके से फैल रहा है। तो इस जगह पेंटागोनिया का पठार, ब्राजील का पठार, गुयाना का पठार, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको, पेंटागोनिया का पठार, ब्राजील का पठार और गुयाना का पठार, ये यहाँ पे, ठीक है। तो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया में फैला हुआ है कौन सा, पेंटागोनिया का पठार। ये तीनों पठार आपको क्लियर हो गए, ठीक है। तो तीन तीन ही पठार हैं ये इनकी लोकेशन है, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, ये समझ में आ गए पठार। घास के मैदानों की अगर मैं बात करूं, तो लानोस वेनेजुएला में, तो अपन कोई भी चीज के लिए बोलते हैं ना लाना बहन जी, तो लानोस कहाँ होगा, वेनेजुएला में, बेनजी मतलब वेनेजुएला, ऐसे याद रख लो। पंपास, कोई आदमी अचानक मरने लगता है उसको पंप देते हैं अपन अर्जेंट में, कि इसको अर्जेंट में पंप की नीड है, ठीक है, ऑक्सीजन पंप लगाओ इसके, तो वो पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में, पंपास अर्जेंट नीड है, मतलब पंपास अर्जेंटीना में, ठीक है। और सेल, सेल अगर अपन किसी के अंदर डालें तो वो कांपता है, वो फिर क्या करता है, वो बजता है, कोई भी स्पीकर। तो सेलबास और कंपास खाएंगे ब्राजील में, सेलबास और कंपास ब्राजील में, सेलबास और कंपास ब्राजील में, ठीक है। लानोस वेनेजुएला में, ये वेनेजुएला रहा, यहाँ पे कौन सा पड़ा था, घास का मैदान, लानोस, ठीक है। सेलवास और कंपास कहाँ पे पढ़ा था हमने, ब्राजील में, सेलवास और कंपास हमने कहाँ पढ़ा था, ब्राजील में। तो लानोस, सेलवास, कंपास, और एक पढ़ा था हमने पंपास, पंपास हमने कहाँ पढ़ा था, अर्जेंटीना। मैंने बताया था ये पंप कब देंगे, जब अर्जेंट नीड हो, तो पंपास अर्जेंटीना में। ये दक्षिणी अमेरिका की तीन चीजें तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसके पर्वत समझ में आए, पठार समझ में आए, घास के मैदान समझ में आए। अब इसमें मरुस्थल की अगर बात करूं, तो चिली और पेरू की सीमा पर विश्व का शुष्कतम स्थान है, ये कौन सा पड़ता है, अटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है ये, अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहां है, चिली और पेरू की सीमा पर। और पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां है, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। देखो पेंटागोनिया का मरुस्थल इसी अर्जेंटीना में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, क्या अर्जेंटीना पेंट पहन के चलना है भाई, तो पेंटागोनिया का अर्जेंटीना में, ये समझ में आ गया। और चिली, चिली और पेरू की इधर सीमा पे कौन है, पेंटागोनिया का मरुस्थल तो अर्जेंटीना में हो गया, ठीक है। और एक मरुस्थल और हमने पढ़ा था चिली और इसके बीच में अटाकामा मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल था, अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई ढंग से।
तो दक्षिण अमेरिका के पर्वत, पठार, घास के मैदान, मरुस्थल, ये चारों चीजें क्लियर हो। ज्वालामुखी इसमें हल्का सा देख लीजिए, वैसे आपके सिलेबस में मेंस में है ज्वालामुखी, प्रीलिम्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए कि माउंट एकांकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एकांकागुआ, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पे है। ठीक है, तो एकांका ऊंची पर्वत चोटी का मतलब जो एंडीज है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उसकी जो हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकागुआ, उसी पर क्या है हमारा, क्या है भाई, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। और ये जो ज्वालामुखी है, ये कैसा ज्वालामुखी है? शांति अमृत, मतलब एक तरीके से बुझ गया, अब इससे लावा निकलना बंद हो चुका है, इसलिए विश्व का सबसे ऊंचा शांति अमृत ज्वालामुखी। ठीक है, ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब जिसमें से आज भी ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, जिसमें से लावा अभी भी बाहर निकल रहा है, वो कौन सा हो गया हमारा? ओजस डेल सलाडो। ये भी कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, दोनों याद रखना, कोटोपेक्सी और ओजस डेल सलाडो, सॉरी माउंट एकांकागुआ और ओजस डेल सलाडो। तीसरा पड़ता है कोटोपेक्सी, विषुवत रेखा पर स्थित एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा आएगा हमारा? कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी। ये तीनों चीजें क्लियर हुई। झील की अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन सी झील है? टिटिकाका झील, टिटिकाका झील है हमारे पेरू और बोलीविया की सीमा पर। टिटिकाका झील कहां है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर पड़ती है टिटिकाका झील। और माराकाइवो झील कहां पड़ती है? वेनेजुएला में। तो टिटिकाका झील कहाँ है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर टिटिकाका झील है ना। और वेनेजुएला में कौन सी पड़ती है? माराकाइबो। माराकाइबो कहाँ पड़ेगी? वेनेजुएला में। कि मारा क्यों किसी को मारते हैं, किडनैपिंग वगैरह का केस किसके अंदर करते हैं? बेन में। तो माराकाइबो झील कहाँ होगी? वेनेजुएला में। ये समझ में आ गया। और ये टिटिकाका भी हो गया आपका। टिटिकाका झील हो गई और माराकाइबो झील हो गई। ठीक है, पेरू बोलीविया। ठीक है, नदी की अगर मैं बात करूं तो अमेजन नदी सब जानते हैं। ठीक है, अमेजन नदी अब्बाह के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जो सबसे बड़ी नदी आप पढ़ोगे, नील नदी जो अफ्रीका में है, वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। लेकिन मैं बात करूं अब्बाह क्षेत्र के अनुसार और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग की, और बहाव के अनुसार या फिर अपना बेसिन बनाने के अनुसार, वो सबसे बड़ी नदी आती है हमारी अमेजन नदी। ठीक है, सेकंड बिगेस्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट नदी इसको बोल सकते हैं अपन, किसको? अमेजन नदी को। उसके बाद एक नदी आती है ओरोनी। अमेजन नदी के किनारे ही अमेजन वर्षा वन है, जिनको पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। पृथ्वी का 20% से ज्यादा ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट। इसकी ओरोनिको की सहायक केरोनी नदी, डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है, ओरोनिको की सहायक केरोनी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, सबसे ऊंचा वाटरफॉल, वो कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। वो कहां पर है? ओरोनिको की सहायक केरोनी नदी पर। कहां पर है? ओरोनिको की सहायक केरोनी नदी पर कौन सा जलप्रपात है हमारा? एंजिलो जलप्रपात। तो ये झील क्लियर, नदी क्लियर। उसके बाद में आ जाओ आप आगे। उसके बाद में हम कौन सा महाद्वीप पढ़ने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा क्या रह गया? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इधर तस्मान सागर मैंने आपको बताया था, ये हो गया हमारा तस्मानिया। ठीक है, ये कौन सा हो गया? तस्मानिया। इसके पास में ही कंट्री कौन सी पड़ती है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड भी किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को देख लेते हैं। इधर क्या पड़ता है? पापुआ न्यू गिनी। क्या पड़ता है? पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया में आगे जाके आप जब इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ोगे तब पढ़ोगे इनके बारे में, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, तो ये आगे जाके आप इनके बारे में देखोगे। अब पहले ऑस्ट्रेलिया की एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मेन इंपोर्टेंट याद रखना, ग्रेट बैरियर रीफ। मैंने आपको बताया था कि समुद्र के अंदर है ये, मूंगा जीवों की बहुत बड़ी चट्टाने हैं, और ये एक तरीके से पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगर मैं बात करूँ तो जमीन और समुद्र दोनों को बात कर लूँ तो। और इस स्थल पे स्थित तो हमारी एंडीज है, ये जो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं पर्वत। ऑस्ट्रेलिया की जो पर्वत श्रेणी है, हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है? माउंट कोस्युस्को। माउंट कोस्युस्को कहाँ, किसकी हाईएस्ट पीक है? ऑस्ट्रेलिया की। और कौन सी पर्वत के अंदर स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, है ना। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। अब मैंने तो इसको कैसे याद किया था कि भाई ट्रे है, तो ट्रे में आप क्या रख के लाओ? केशू, मतलब काजू जो होते हैं, उसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं केशू। तो केशू, और क्या करके लाओ? उनको डिवाइड। तो ट्रे में केशू को रख के डिवाइड करके ले आओ, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगी केशू, मतलब कोशुस्को। और किसके अंदर है? वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। खत्म। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया का मैंने बता दिया। मैंने ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही आपको बताया था कि न्यूजीलैंड जो हमारा पड़ता है, वो कहां पे पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के नीचे। अब इसी में एक पर्वत आता है, कौन सा? माउंट कुक। कौन सा पर्वत आता है? माउंट
माउंट कुक कहाँ पे आता है? न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। और ये न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट कुक। माउंट कुक कौन से पर्वत का है? आल्पस पर्वत आप पढ़ोगे यूरोप के अंदर। और दक्षिणी आल्पस याद रखना, दक्षिणी एल्पस भी बोलते हैं इसको, या आल्पस, हिंदी में अपन लोग तो आल्पस ही बोलते हैं। खैर, दक्षिणी आल्पस रेंज जो है वो कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्पस रेंज कहाँ पर पड़ेगी? न्यूजीलैंड में। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कुक, जो कि पूरे न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान पड़ता है। पूरे वर्ल्ड मैप को जब आप देखते हैं तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया नीचे की साइड आता है, सबसे नीचे, सबसे डाउन स्थिति में। तो जो डाउन्स का मैदान है वो कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरी मैंने बताया था कहाँ पे पड़ा था? यूएसए, कनाडा में, ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका के अंदर मैंने आपको बताया था। दक्षिणी अमेरिका में मैंने आपको बताया था लानोस, लाना बेंजी, मतलब लानोस पड़ा था हमारा कहाँ? वेनेजुएला में। सेल्वास कंपास, सेल वाला जो कंपन करेगा और फिर क्या करेगा? बजेगा, तो वो किसमें था? सिल्वास और कंपास किसमें थे? अपने ब्राजील में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई। तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र मैदान है कौन सा? घास का, डाउन्स घास का मैदान, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की ये चीज की हो गई। ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल पड़ते हैं उनको सुन लो, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया में। सैंडी विक्टोरिया, सैंडी विक्टोरिया, गिब्सन सिम्सन, गिब्सन और सिम्सन, गिब्सन सिम्सन, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, ये सब कहाँ पड़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। याद रखना, इस बार मेंस में पूछा गया था आरएसके में डायरेक्ट कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख मरुस्थल है उनका नाम लिखो, तो ये सारे उसमें होने को 6 दिए पूछे थे आपसे, पर आपको कम से कम 4 तो याद हो मेन इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से। नदी की अगर मैं बात करूं, मरे, डार्लिंग, विक्टोरिया, ठीक है, ये एक ही नदी है, मरे और डार्लिंग। मरे डार्लिंग नदी जो है वो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। मरे डार्लिंग नदी कहाँ की है भैया? ऑस्ट्रेलिया की। सबसे जो लंबी रिवर है उसका नाम है मरे डार्लिंग रिवर। हम नाम में है तो क्या करें। विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी भी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये आपको नदी समझ में आ गई। आयर झील की अगर कोई आपसे पूछे तो आयर झील कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। आयर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये भी आपको याद रखना है इसके बारे में। और आपसे फिर मैंने बोला वही ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगा जीवों की विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। मूंगा जीवों की और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। ये समझ में आया। ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो द्वीप है ना वो छोटे छोटे बहुत सारे बिखरे हुए, इस सारे पार्ट को हम बोलते हैं ओशिनिया। क्या बोलते हैं? ओशिनिया। तस्मान सागर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है इधर, न्यूजीलैंड पड़ता है, बीच में जो सागर था तस्मानिया, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो तस्मान सागर भी कहाँ पे पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, है ना। और ब्राउन जलप्रपात कहाँ है हमारा? न्यूजीलैंड के अंदर। ब्राउन जलप्रपात हमारा कहाँ पड़ता है? न्यूजीलैंड के अंदर। ब्राउन जलप्रपात कहाँ पड़ेगा हमारा? न्यूजीलैंड के अंदर। ये चीजें आपको क्लियर हुई कि भाई ब्राउन जलप्रपात पड़ेगा हमारा न्यूजीलैंड के अंदर। ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आप आ जाओ अंटार्कटिका। ये देखो, ये नीचे का जो महाद्वीप था ना आपका अंटार्कटिका, यहाँ पे ना तो आपको कोई वनस्पति देखने को मिल रही है ना कुछ और देखने को मिल रही है, तो इसीलिए इसका यूज साइंटिफिक पर्पज से या कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसके लिए इस पर्वतमाला का, या सॉरी इस महाद्वीप का यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट विल्सन मेसिफ। माउंट विल्सन मेसिफ कौन सी पर्वत श्रृंखला की है? वो क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। तो इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे आपसे अंटार्कटिका की, तो वो कौन सी है? क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो बिल्सन ने माफ कर दिया क्वीन को कहां पर? मोड़ पर। ऐसे याद कर लो भले जैसे भी हो कि भाई बिल्सन ने माफ किया क्वीन को मोड़ पर, मतलब माउंट विल्सन तो क्या जाएगी? हाईएस्ट पीक, और माउंट विल्सन किसकी होगी? क्वींसलैंड की। क्लियर। तो क्वीन मोड की, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला की ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है किसकी? अंटार्कटिका की। ये आपको याद रखना है। मरुस्थल की अगर मैं बात करूं, देखो मरुस्थल वो होता है जहां पर वनस्पति नहीं हो, रेत से लेना देना नहीं है मरुस्थल का, ठीक है। तो मरुस्थल क्या है? जहाँ पे वनस्पति नहीं है। तो यहाँ पे कितना बड़ा है? ये एक महाद्वीप है और इसमें बिल्कुल वनस्पति नहीं है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछेगा कोई मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा कोई डेजर्ट पूछेगा तो आप किसको बोलोगे? वो होगा हमारा कौन सा? अंटार्कटिका। और इसकी तासीर कैसी है? ठंडा, मतलब यहाँ बर्फ है, ये विषुवत रेखा से आपके बहुत नीचे पड़ता है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल ठंड होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, इसलिए एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे लोग नहीं रहते तो इसलिए इसको साइंटिफिक पर्पज से यूज लेते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। और चूंकि यहाँ पर बर्फ फैली हुई है, एकदम सफेद है, इसलिए इसको बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। ये सारी चीजें आपके कवर हुई। इसमें भारत के कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है? नाम एक बार देख लो अगर आ जाए तो। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिणी गंगोत्री, फिर मैत्री खोला हमने, फिर भारती खोला। ये तीनों किसके जो औद्योगिक केंद्र है भारत के? कहां पर? अंटार्कटिका में।
ये सारी चीज समझ में आ गई। उसके बाद में हमारा एक महाद्वीप पड़ता है, कौन सा? अफ्रीका। ठीक है, इस अफ्रीका को हम देखते हैं। ये अफ्रीका रहा, इसके बीच में भूमध्य सागर रहा, फिर आ जाएगा हमारा कौन सा महाद्वीप? उधर यूरोप महाद्वीप। और इस हिस्से से अपने कौन सी आ जाएगी? एशिया के जो वेस्ट एशिया के जो देश हैं, जिसको अरेबियन कंट्रीज वगैरह, वो सब फारस की खाड़ी और वो सारे देश, वो अपने इधर पड़ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके कुछ देशों को आपको क्या रखना है? एक तो देखो ये साउथ अफ्रीका, जो हमारे साथ टीम क्रिकेट खेलती है ना, वो अफ्रीका का इतना सा पार्ट है, छोटा सा देश जो नीचे नीचे का है, वो है हमारा कौन सा? साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके अलावा आगे जाके आपको एक देश ध्यान रखना है, इथोपिया। इथोपिया की लोकेशन आप याद रखना। ठीक है, तंजानिया आपके आगे जाके आएगा, तंजानिया की लोकेशन आप याद रखना। ठीक है, एक बार पढ़ लो, मतलब कि नाइजीरिया यहाँ पर पड़ता है, तंजानिया यहाँ पड़ता है, इथोपिया यहाँ पड़ता है, सोमालिया सोमालिया यहाँ पड़ता है। ठीक है, इतने से 3-4 देशों के बारे में आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, और ये देखो मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप किसके अंदर है? हिंद महासागर में स्थित द्वीप कौन सा है हमारा? मेडागास्कर द्वीप। तो मेडागास्कर द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर के अंदर स्थित द्वीप है हमारा मेडागास्कर द्वीप। ये सारी चीजें समझ में आई आपको। अब अफ्रीका को देखो आप, अफ्रीका के पर्वतों की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है, वो कौन सा है? किलीमंजारो। मैंने बताया था आपको, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो। कहां पर है? तंजानिया में। कहां पर है? तंजानिया में। कौन सी पर्वत श्रेणी? वही किलीमंजारो पर्वत श्रेणी, तो एक किलीमंजारो पर्वत श्रेणी का है। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी थी? एटलस, जिसके नाम पे आपकी जो बुक आती है मैप की पूरी, उसी का भी वही नाम होता है, एटलस पर्वत श्रेणी। तो अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस पर्वत श्रृंखला। क्लियर, ये आपको याद हुई। और एटलस की अगर कोई आपसे हाईएस्ट पीक पूछेगा तो ट्यूबकल। क्या होगा? ट्यूबकल। आप कैसे याद रखोगे कि एटलस फट गई थी? जो फेविकोल का जो ट्यूब आता है ना, ट्यूब वाला पाउच, वो लाए हम और उससे चिपका है। तो माउंट ट्यूबलस किसकी होगी हाईएस्ट पीक? एटलस की, एटलस पर्वत श्रृंखला की, एटलस माउंटेन रेंज की। उसके बाद डेक्कन स्वर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका, जहां का मैंने बताया था, जहां की टीम के साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, उसी दक्षिण अफ्रीका, तो उसमें एक पर्वत श्रेणी पड़ेगी, कौन सी? हमारी डेकन्सबर्ग। तो डेकन्सबर्ग आपने कई बार अखबार वगैरह पढ़ते समय देखा होगा कि भाई डेकन्सबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच था, तो इनसे आदि जगहों के नाम याद हो जाते हैं। डेकन्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। एटलस पर्वत श्रेणी, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ट्यूबकल, जो कहाँ पर पड़ती है? अफ्रीका की एक जगह है मोरक्को। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किलीमंजारो कहाँ पड़ती है? तंजानिया में। ये आपको समझ में आया। सवाना घास के मैदान कहाँ है? केन्या और तंजानिया में, ऊपर की साइड। बेल्ट कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। सेरेनगेटी कहाँ है? तंजानिया में। ठीक है, तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, इसमें तो अपने कौन से? सवाना बेल्ट। ठीक है, सेरेनगेटी और सवाना तो ऊपर की साइड है, बेल्ट कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सी कंट्री है उनके बारे में भी आप एक बार मैप में देख लीजिए, कि जिन जिन का नाम आपको याद रह सके और थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका अफ्रीका के बाकी चीजें। घास के मैदान समझ में आ गए। कटंगो का पठार पड़ेगा आपके कांगो में, मैंने लोकेशन बता दी थी। जोश का पठार नाइजीरिया में, जोश का पठार है नाइजीरिया में। और महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीकी महाद्वीप में। एब्सीनिया का पठार मैंने इथोपिया आपको बताया था। सोमाली की पठार मैंने सोमालिया आपको बताया था। ठीक है, ये रहा इथोपिया, इधर सोमालिया। ठीक है, इथोपिया और सोमालिया मैंने दोनों कंट्रीज आपको बताई थी। तो वही कटंगो का पठार कांगो में सर, जोश का पठार नाइजीरिया में है, कि जोश जोश में हम क्या हो जाते हैं? नाराज। तो ऐसे याद रखो नाइजीरिया। एब्सीनिया कि एब्सेंट हो गए तो आप पे थोप दिया जाएगा कोई भी फाइन। तो एब्सीनिया मतलब एब्सेंट, तो एब्सीनिया का कौन सा जगह पर? एब्सीनिया इथोपिया में कोई फाइन थोपा। सोमाली, तो नाम से ही पता चल रहा है ये तो कहाँ है? सोमालिया। तो सोमाली का पठार कहाँ है? सोमालिया में। ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको। उसके बाद में अगर बात करूं मरुस्थल की, मरुस्थल सहारा, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा तरीके का? शुष्क मरुस्थल। वो कौन सा पड़ता है? हमारा सहारा मरुस्थल। ये समझ में आ गया। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और कैसा है? शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, उसके अलावा पहला कौन सा पड़ा था? विश्व का सबसे बड़ा शुष्क में पहले नंबर पे है कौन सा? सहारा। ठीक है, उसके बाद पहले नंबर पे तो पड़ा था अपन ने जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो विश्व का सबसे बड़ा था, वो भी ठंडा था। उसके बाद आएगा आपके जाके कौन सा? गोबी का मरुस्थल, वो भी विश्व का सेकंड नंबर का मरुस्थल है। ठीक है, तो वो कौन सा है? गोबी का मरुस्थल सेकंड नंबर का। और थर्ड नंबर का कौन सा है? सहारा। सहारा शुष्क है और वो दोनों ठंडे हैं। ये कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? नामीबिया और बोत्सवाना है। कहाँ पे? नामीबिया और बोत्सवाना।
नामीबिया और बोत्सवाना। नामीबिया और बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है हमारा? कालाहारी मरुस्थल। कहाँ है? नामीबिया और बोत्सवाना में। नामीब मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है आपका? नामीबिया में। नामीब मरुस्थल हमारा कहाँ पड़ेगा? नामीबिया में। नाम से ही पता चल रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इन 4 कंट्रीज को इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये देखो, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और ये जो जिबूती, ये जो चारों चारों कंट्रीज है ना, ये पायरेट्स रहते थे यहाँ पे पहले। तो कोई भी जहाज जो इधर की साइड से अमेरिका साइड जाना चाहती थी, किधर से? एशिया से, तो उसको लूटने का काम करते थे ये चारों, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कौन कौन से? इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। आपने देखा होगा पायरेट्स ऑफ कैरेबियाई, वही। तो वो पायरेट्स थे, समुद्री डाकू जिनको हम बोलते हैं, वो इनके थे। ठीक है, अब वो हो गया। उसके बाद में आता है हमारा गोल्ड कोस्ट, कि सोने का बंदरगाह, कि भाई जिधर से सोने का एक्सपोर्ट किया जाता है जिस बंदरगाह से, वो है गोल्ड कोस्ट। कहाँ पर है वो? घाना में। और घाना भी कहाँ है हमारा? दक्षिण अफ्रीका में। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, कुछ भी नहीं छूटा। उसके बाद झील और नदी की अगर मैं बात करूं, तो पहले तो याद रखो विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कौन सी रेखा पर स्थित है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर स्थित एकमात्र झील कौन सी है हमारी सर? विक्टोरिया झील। कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा पर स्थित झील है। कौन सी? विक्टोरिया। युगांडा और तंजानिया, इन 2 कंट्री में फैली हुई है। कौन सी? युगांडा और तंजानिया में। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। टेंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी। अब टांग टांग के किसी को ज्यादा टांगोगे, टंगेगा कोई, टांगोगे तो लंबा तो होगा ही, और लंबे आदमी से बोलते हैं लटका कर। तो टंगानिका विश्व की सबसे लंबी झील हो जाएगी, ऐसे याद रख लेना। न्यास या मालावी, मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में कौन सी झील पड़ती है अपनी? न्यास झील या मालावी झील। ताना झील कहाँ है हमारी? इथोपिया में। ताना झील इथोपिया के अंदर पड़ती है। इथोपिया कंट्री मैंने आपको बता दी थी। 4 झील कहाँ है? नाइजीरिया। मैंने भी इसकी लोकेशन भी आपको बताई थी मैप में। तो 4 झील तो नाइजीरिया में है, ताना झील इथोपिया में, न्यास या मालावी कहाँ है? मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में। ठीक है, और विक्टोरिया झील कहाँ थी हमारी? युगांडा और तंजानिया में। युगांडा और तंजानिया में। ये सारा पार्ट आपका हो गया था। उसके बाद नदी की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी थी? नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है। एक याद रखना, मां काली, मां काली। सबसे ऊपर कौन सी रेखा पड़ती है हमारे? कर्क रेखा। उसके बाद में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, सबको पता है। उसके बाद में नीचे नीचे पड़ती है मकर रेखा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी होगी? ठीक है, मां काली लिखा है ना मैंने, तो मां से बनेगा माही। तो माही नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटेगी? कर्क रेखा को। ठीक है, ये समझ में आया। माह का से कांगो नदी। तो जो कांगो नदी है वो किसको 2 बार काटेगी? विषुवत रेखा को 2 बार। ठीक है, कर्क को 2 बार, माही नदी, विषुवत को 2 बार, कांगो नदी, और लिम्पोपो। लिम्पोपो जो नदी है वो किसको? मकर रेखा को 2 बार कट करेगी। कौन सी नदी? लिम्पोपो। माही नदी तो पड़ेगी हमारी कहाँ? भारत में। और कांगो और लिम्पोपो नदी हमारी कहाँ पड़ती है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर, सॉरी अफ्रीकी महाद्वीप में, ऐसे याद रख लो। ठीक है, अब नील नदी विश्व की सबसे बड़ी, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटेगी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार कट करेगी, और जाम्बोजी नदी पर ही कौन सा वाटरफॉल है हमारा? विक्टोरिया वाटरफॉल। तो विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ था हमारा? जाम्बोजी नदी पर। तो ये समझ में आया आपको, झील और नदी ये दोनों तरीके की, ये आपकी क्लियर हुई। उसके बाद में हमारा कौन सा महाद्वीप आता है? यूरोप। ठीक है, उसके बाद में हमारा कौन सा महाद्वीप आता है नेक्स्ट? यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में एक एक चीज अपन क्लियरिटी से देखते हुए चलेंगे। देखो, यूरोप महाद्वीप में इधर कंट्री पड़ती है जर्मनी। ये देखो, यूरोप का नक्शा एक बार देख लो। इधर पड़ता है यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम बोलते हैं क्या? इंग्लैंड। ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन, इसी का पार्ट है। तो ये कौन सा है हमारा? यूके। तो यूनाइटेड किंगडम ये रहा, जर्मनी ये रहा। इटली को आप पढ़ोगे, वो इटली कहाँ है? ये रहा वो इटली। ठीक है, इटली के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन, यूक्रेन जिसकी अभी लड़ाई चल रही थी किससे? रूस से। तो यूक्रेन कहाँ है? ये रहा। उसके अलावा ये सी कौन सा आ गया? ब्लैक सी या काला सागर। ठीक है, ये काला सागर आ गया। इस जगह आगे जाके आपका पड़ता कौन सा? कैस्पियन सागर। कौन सा सागर पड़ता है इधर?
कैस्पियन सागर। और ये नीचे की साइड जो सी है उसका नाम क्या था? भूमध्य सागर। कौन सा सागर था ये? भूमध्य सागर। ये हमारा कौन सा पड़ता है? स्पेन। कौन सा? स्पेन और फ्रांस। ये कौन कौन हो गए? स्पेन और फ्रांस हो गए। यूनाइटेड किंगडम्स हो गया, मतलब जो इंग्लैंड है वो हो गया, आयरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया। ये जो कंट्रीज हैं इनके नाम बेसिकली हल्के फुल्के आपको आइडिया में होने चाहिए, ताकि आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर की साइड वो आर्कटिक ओशियन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर हमारे रशिया पड़ने लग जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट के बाद में अपन पढ़ रहे हैं। अब यूरोप में सबसे पहले पर्वत देखो, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि यूरोप का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस। ठीक है। और माउंट एल्ब्रुस कहाँ पर है? रशिया के अंदर। माउंट एल्ब्रस कौन सी पर्वत श्रेणी का जो है चोटी है? वो है काकेसस पर्वत श्रेणी। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर हुई आपको। उसके बाद अगला आता है आल्पस पर्वत श्रेणी। आल्पस पर्वत श्रेणी की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक ब्लैक माउंट ब्लैक किसकी? आल्पस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक। यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी पर्वत श्रेणी है? आल्पस पर्वत श्रेणी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस कौन सी पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है? काकेसस की। और माउंट एल्ब्रुस रशिया की सबसे, वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूराल पर्वत श्रेणी कहाँ है? एशिया और यूरोप की सीमा पर। तो जो पर्वत श्रेणी यूरोप और एशिया का विभाजन करती है उसको हम कौन सी पर्वत श्रेणी नाम देते हैं? यूराल पर्वत श्रेणी। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई अच्छे से। उसके बाद में अगला आता है हमारा पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत कहाँ है हमारा? फ्रांस और स्पेन की सीमा पे। पिरेनीज पर्वत कहाँ पर है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। ठीक है। एपिनाइज पर्वत है इटली में। एपिनाइज पर्वत इटली में। ब्लॉक पर्वत कहाँ पे? डेन्यूब नदी के पास, जर्मनी में। तो ब्लॉक पर्वत है जहां से डेन्यूब नदी का उद्गम है। ब्लॉक पर्वत कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर। तो ब्लॉक पर्वत जर्मनी में, एपिनाइज पर्वत इटली में, पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप का विभाजन करने वाला पर्वत है ये। ठीक है। उसके बाद में आल्पस पर्वत श्रेणी जो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। आल्पस पर्वत श्रेणी की हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैक। ठीक है। और काकेशस पर्वत श्रेणी है जिसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एल्ब्रस, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद घास के मैदान पड़ते हैं यूरोप के अंदर। कौन से पड़ते हैं? एक स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ पड़ता है? पश्चिमी रशिया में। तो स्टेपीज पड़ता है पश्चिमी रशिया में। और पुस्ताज पड़ता है हंगरी के अंदर। जो आदमी हंगरी होता है मतलब भूखा होता है, इसको बोलते हैं हष्टपुष्ट होने की। तो हंगरी कहाँ पर पड़े? पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पड़ेंगे? हंगरी में। ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद पठारों की अगर मैं बात करूं तो ये तो कट करो आप। मैसिव सेंट्रल का पठार कहाँ पर है? फ्रांस में। मैसिव सेंट्रल पठार कहाँ पर स्थित है हमारा? फ्रांस के अंदर। झीलों की अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग झील है डोमिनिका यूरोप में। बॉइलिंग झील कहाँ है? डोमिनिका यूरोप में। और प्लिटविस झील कहाँ है? हमारी क्रोएशिया के अंदर। तो प्लिटविस तो है क्रोएशिया में और बॉइलिंग कहाँ है? डोमिनिका यूरोप के अंदर। ये चीज आपकी क्लियर हुई। नदी की, इसमें यूरोप की नदियां इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना आप। अब नदी कौन कौन सी है वो देखो पहले। डेन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? नील नदी। अब्बाहा बेसिन बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? वो थी हमारी कौन सी? अमेजन नदी। ये चीज क्लियर हुई। जर्मनी के ब्लॉक पर्वत से किस नदी का उद्गम है? मैंने पहले ही बताया था, डेन्यूब नदी का। निपर। निपर नदी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कीव में। जो यूक्रेन देश है जिससे रशिया का वॉर चल रहा है, काफी चर्चा में भी रहा आजकल, तो इसकी एक राजधानी क्या? कीव। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। कीव किस नदी के किनारे है? निपर नदी के किनारे। बोल्गा नदी को यूरोप की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? बोल्गा नदी। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी। पो नदी को हम क्या कहते हैं? इटली की गंगा। पो नदी क्या है? इटली की गंगा। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर जो हमारा है फ्रांस का, वो कहां पर पड़ता है? टाइबर नदी के किनारे। सीन नदी कहां है? पेरिस में। सीन नदी है पेरिस में। राइन नदी कहां है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर। तो राइन नदी कहां पर पड़ेगी सर? जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर पड़ती है। कौन सी नदी? राइन नदी। स्प्रो नदी, इसके किनारे है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो स्प्रो नदी के किनारे कौन सी सिटी स्थित है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। थेम्स नदी कहाँ की है? लंदन में बहती है। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन की गंगा कहेंगे किसको? थेम्स नदी को। इटली की गंगा हमने किस नदी को कहा था? पो नदी को। क्लियर? ये भी हुआ।
उसके बाद में हम आते हैं एशिया महाद्वीप पर। एशिया महाद्वीप को आप ध्यान से देखो, इधर हमारा इंडिया है, इधर चाइना पड़ता है, ठीक है, इधर मंगोलिया है, इसके बारे में आप पढ़ोगी, चाइना और मंगोलिया में एक गोबी का मरुस्थल फैला हुआ है। उसके बाद में ये हमारा पाकिस्तान, ये सबको जिसकी लोकेशन याद रखनी, इधर अफगानिस्तान की लोकेशन याद रखनी है। ये ईरान पड़ता है, सऊदी अरब पड़ता है, ये यूएई पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इन देशों के बारे में आप देख कर रखो। इधर कजाकिस्तान पड़ गया, इधर हमारा कौन पड़ गया, रशिया, ठीक है। ये वाला पार्ट आपने देखा। अब आप इसमें एक एक चीज पे आप चलते चलो पहले, कि एशिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की जो सर्वोच्च चोटी है वही एशिया की सर्वोच्च चोटी है। इस कौन सी पर्वत श्रृंखला में, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में। तो एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, और इसी की हाईएस्ट पीक एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है और पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ये क्लियर हुआ। हिंदू कुश कहाँ है हमारी, हिंदू कुश है अफगानिस्तान के अंदर, हिंदू कुश अफगानिस्तान में। सुलेमान किरथर की पहाड़ियां कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। अराकाम योमा म्यांमार में, अराकाम योमा कहाँ है, पहाड़ियां म्यांमार में। एल्बुर्ज और जेग्रोस कहाँ है, ईरान में। पेंटिक टोरस कहाँ है, तुर्की में। कुनलुन पर्वत कहाँ है, चीन में। कुनलुन पर्वत चीन के अंदर है, बस इतना ध्यान रखना है। कुनलुन पर्वत चीन में है, पेंटिक टोरस तुर्की में है, एल्बुर्ज और जेग्रोस कहाँ है, ईरान में। अराकाम योमा हमारी कहाँ पड़ जाती है, म्यांमार के अंदर। सुलेमान किरथर की पहाड़ियां पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हिंदू कुश श्रेणी कहाँ है आपकी, अफगानिस्तान के अंदर, और हिमालय तो भारत में है ही है, ठीक है। ये वाली पर्वत श्रेणियां हो गई आपकी। एशिया में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है ये आपने देख लिया। कोई पठारों की पूछे कि सर एशिया में पठार आप बताओ, तो पामीर का पठार है जो चीन, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है, इसको दुनिया की छत कहते हैं। क्या कहते हैं पामीर को, पठार को हम दुनिया की छत, दुनिया की छत। क्लियर, पहली चीज ये क्लियर हुई। तिब्बत का पठार है वो कहाँ है, वही तिब्बत चीन के अंदर। शान का पठार कहाँ है, म्यांमार में। शान का पठार म्यांमार में। याकूत का पठार रूस में। पोटवार का पठार पाकिस्तान में, और अंतोलिया का पठार तुर्की में। तो ये एशिया के आपके पठार है कि सर अंतोलिया का पठार कहाँ पड़ता है, तुर्की के अंदर। पोटवार का पठार पाकिस्तान के अंदर। याकूत का पठार रूस में। शान का पठार म्यांमार में। तिब्बत का पठार वही तिब्बत में। और पामीर का पठार 3 देशों में है, चीन, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुआ। वो आपको सीधे क्वेश्चन देगा कि जैसे पर्वत श्रृंखला दे दी, चार देशों के नाम दे दिए, मिलान कीजिए। या फिर कोई 4 पर्वत श्रेणी दे दी, 4 महाद्वीपों के नाम दे दिए कि इनसे मिलान कीजिए, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपसे पर्वत पठार कहीं भी ज्यादातर पूछे जाएंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये मिलान बिंदु के रूप में, कि आप मिलान कीजिए, उस प्रकार के प्रश्नों के फॉर्मेट में ही पूछे जाएंगे। ये ठीक है। उसके बाद में अगर मैं मरुस्थल की बात करूं, एशिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं, तो एशिया में मरुस्थलों की हम बात करते हैं इसके अगला। एशिया में देखो गोबी का मरुस्थल है जो कहाँ है, मंगोलिया और चाइना के अंदर फैला हुआ है। कौन सा मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान भी बोलते हैं इसको। बाकी यूं विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा पड़ता है, हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। टकला मकान कहाँ है, चीन में। टकला मकान चीन में। थार का मरुस्थल भारत वर्सेस पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान में। बाकी मैक्सिमम हिस्सा तो इसका भारत में, और वो भी हमारे राजस्थान के अंदर है, ठीक है। दस्ते लूट और दस्ते कबीर कहाँ है, ईरान के अंदर। दस्ते लूट और दस्ते कबीर मरुस्थल ईरान में। अरब के मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, सऊदी अरेबिया में जो मरुस्थल पड़ता है उसका अरब का मरुस्थल नाम है। और इसको 2 भागों में बांटते हैं, रूबल मंदेव और रूबल खाली। और ये मंदेव नहीं है, रूबल नकद। रूबल नकद और रूबल खाली, रूबल नकद और रूबल खाली, ये किसका नाम है, अरब के मरुस्थल का नाम है, ठीक है। झील की अगर मैं बात करूं कि एशिया में कौन सी झील पड़ती है, कौन कौन सी, उनको आप एक साथ देखो पहले। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैसी है, खारे पानी की। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। लेकिन इसकी प्रवृत्ति कैसी है, खारे पानी की। ये चीज आपको क्लियर हुई। 5 देशों के बीच में है ये, किस किस के बीच में, रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। इन 5 देशों के बीच में कौन सी झील पड़ती है सर, हमारी कैस्पियन सागर। ये चीज आपकी क्लियर हुई। बेकाल झील जो रशिया में है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। वैसे मैंने सारी झीलें आपको वहां पढ़ा दी, लेकिन एक बार और समराइज रूप में मैं आपको सारी चीजें दोबारा बताऊंगा, है ना। एक एक महाद्वीप में मैंने आपको वापिस सारी झीलें बताई है, तो एक साथ सारी झीलें अलग से भी कवर करवाई जाएंगी। तो बेकाल झील आ गई। वान झील कहाँ है,
तुर्की में सबसे खारी झील है। तो किस झील का पानी सर्वाधिक खारा है? बान झील का। सबसे गहरी झील कौन सी है पूछेगा तो आप बोलोगे बेकाल झील है सर, रशिया में स्थित है। ठीक है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सर कैस्पियन सागर झील है, जो कितने देशों में फैली हुई है सर? 5 देशों में। मृत सागर झील कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, डेड सी। इसके अंदर इसकी डेंसिटी मतलब बहुत कम है, बहुत ज्यादा है इस पानी की, तो इसके कारण जब भी आप इसमें कूदते हो तो आप डूबते नहीं हो। तो डेड सी इसीलिए फेमस है ये झील, जो मृत सागर जिसको बोलते हैं, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। सबसे गहराई पर स्थित झील है, सबसे ज्यादा गहराई पर स्थित झील कौन सी है? डेड सी। अराल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है अराल सागर, ये भी आपको याद रखना है। पेंगोंग झील, थ्री इडियट्स में करीना कपूर जब स्कूटर पे बैठ के आती है, जहां पर आमिर खान अपना रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर चलाता रहता है, तो आपने देखा होगा अंत में वो झील पेंगोंग झील का ही वो लेक मतलब सीन है। तो पेंगोंग झील हमारी कहाँ पर है? भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। बालखस झील कहाँ है? बालखस कंट्रीज में, तो एक तरीके से कजाकिस्तान के यहाँ पे, तो बालखस झील कजाकिस्तान। ये वाला पार्ट आपको ढंग से याद हुआ। दूसरी चीज मैं बात करूंगा नदियों की, तो यांग टिसियान नदी है ना, ये कहां पर पड़ती है? पहली चीज तो ये याद रखो, चीन के अंदर। यांग टिसियान नाम से ही पता चल रहा है चीनी नाम है, तो चीन के अंदर पड़ेगी। एशिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है यांग टिसियान रिवर को, जो कहां की है? चाइना की। अमूर, रूस वर्सेस चीन, रूस, रशिया और चाइना में दोनों में फैली हुई है कौन सी नदी? अमूर नदी। मैकांग नदी कहां है सर? चीन में। मैकांग नदी चीन में। गंगा नदी भारत में है ही है। और महाबेली गंगा, जैसे महाबलशाली रावण भी कहां का था? श्रीलंका का, वैसे कैसे याद रखना, महाबेली गंगा भी कहां आएगी? श्रीलंका। महाबेली गंगा श्रीलंका, मैकांग झील चीन, अमूर रशिया चाइना की सीमा पर, यांग टिसियान जो एशिया की सबसे लंबी रिवर है और वो कहां पर पड़ती है? हमारे चाइना के अंदर। मंचूरिया का मैदान आता है आपका, वो मैदान भी कहां पड़ेगा? आपका चाइना के अंदर। ये वाला पार्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। अन्य तथ्यों की मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की आपके सामने बात कर लेता हूं कि सर्वोच्च लंबाई में पर्वत कौन कौन से हैं, है ना। अगर आपसे पूछे पूरे विश्व में सीक्वेंस बताओ सबसे लंबे पर्वतों का, तो वो आपसे सीक्वेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। याद रखना, एंडीज पर्वतमाला पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है। एंडीज कहाँ है? हमारी दक्षिणी अमेरिका में, पढ़ी थी ना आपने। उसके बाद में पड़ती है हमारी रॉकीज। रॉकीज कहाँ थी? उत्तरी अमेरिका के अंदर। तो एंडीज, रॉकीज, उसके बाद हिमालय पर्वतमाला जो एशिया के अंदर है। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ थी? हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद में आती है ट्रांस अंटार्कटिका। ठीक है। ये 5 पर्वतमाला पूरे विश्व की सब सर्वोच्च लंबाई वाली पर्वतमाला है। तो इसको कैसे याद रखोगे? एंड रॉकी हिमालय गया घूमने, किसके साथ? ग्रेट अंटी के साथ। तो एंडीज, रॉकीज, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ट्रांस अंटार्कटिका मतलब अंटे के साथ। क्लियर। जलप्रपातों की अगर मैं बात करूं तो सबसे जो बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो है एंजिलो जलप्रपात। एंजिलो जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला मैंने आपको बताया था कहाँ पड़ता था? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ठीक है। उसके बाद में नियाग्रा जलप्रपात है, जो कहां पर पड़ेगा? हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका के अंदर। विक्टोरिया जलप्रपात कहां है? अफ्रीका के अंदर। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में। ठीक है। ये वाला पार्ट आपका क्लियर। झीलों में अगर पूछ ले क्षेत्रफल वाइज, तो सबसे बड़ी बड़ी झीलें कौन सी है? तो पहली आएगी कैस्पियन सागर झील। उसके बाद सुपीरियर झील। कैस्पियन सागर की प्रवृत्ति कैसी है? खारी। सुपीरियर झील कैसी है? मीठी। विक्टोरिया झील आती है उसके बाद, ये भी कैसी है? मीठी। कैस्पियन सागर अपने पढ़ी थी कि 5 देशों से सीमा लग रही है, एशिया के अंदर स्थित है। सुपीरियर झील हमारी अमेरिका में थी। ठीक है। और विक्टोरिया झील जो हमने पढ़ी थी, ये कहां पढ़ी थी? अफ्रीका के अंदर। तो कैस्पियन, सुपीरियर और विक्टोरिया, कैसी सुपर विक्ट्री मिली है। ठीक है। तो ऐसे याद रखना झीलों को, कैसी सुपर विक्ट्री मिली है। तो कैस्पियन, सुपीरियर और विक्टोरिया, जिसमें सुपीरियर और विक्टोरिया मीठे पानी की है और कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। गहराई की अगर मैं बात करूं तो कौन सी झीलों की गहराई सबसे ज्यादा है? बेकाल झील जो रशिया में थी। ठीक है। एक उसके बाद में आएगी हमारी टेंगानिका झील जो अफ्रीका के अंदर हमने पढ़ी थी। उसके बाद में कौन सी आएगी? कैस्पियन सागर झील। इसको सबसे लंबी झील भी कहा जाता है, किसको? टेंगानिका को। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि जब टांगते हैं किसी चीज को तो वो लंबी होती है, लंबी हो जाती है, तो टेंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील पड़ जाती है। ठीक है। कैस्पियन सागर झील, ये तीनों हो गई। बेकाल, टंगानिका और कैस्पियन सागर गहराई के क्रम में हो गया। सबसे खारी झील कौन सी है सर? वान झील जो तुर्की में स्थित है, वो विश्व की सबसे खारी झील है। ये दोबारा
दोबारा आपके फैक्ट आ गया, सबसे लंबी झील कौन सी थी, टेंगानिका, ये फिर से आप रिवाइज हो गया। सबसे लंबी नदी कौन सी विश्व में, मैंने आपको पहले ही बता दिया, नील नदी। कोई बोले अब्बाह बेसिन बनाने वाली सबसे ज्यादा अब्बाह क्षेत्र किस नदी का है, वो है सर आपकी अमेजन नदी। ठीक है, उसके बाद एशिया का एक फैक्टर आप याद रखना, एशिया और यूरोप का, यूरोप के अंदर एजियन सागर और काला सागर, वो डायरेक्ट पूछेगा, एजियन सागर और काला सागर के बीच में कौन सा सागर पड़ता है, तो आप बोलोगे सर मरमरा सागर। ठीक है, तो तीनों का सीक्वेंस याद रखना, एजियन, मरमरा और काला सागर। ठीक है, उसके बाद बीच में काकेसस पर्वत श्रृंखला पड़ती है, कौन सी पड़ती है, काकेसस पर्वत श्रृंखला, और इधर पड़ता है फिर कैस्पियन सागर। तो ये जो पांचों वाला सीक्वेंस है, क्योंकि वो पूछता है काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है, तो आप बोलोगे सर काकेसस पर्वतमाला। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी आपको एक्स्ट्रा में ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ जल संधियों की हम बात करते हैं। जल संधियां क्या करती है कि यो मानो कोई दो भूभाग है, ठीक है, उनके बीच में से कुछ पानी गुजरा, तो वो पानी है उसने दो तो समुद्र, इधर अलग समुद्र, इधर अलग समुद्र, बीच में भूभाग आ रहा था, उसको काट दिया। ठीक है, तो इससे ये दो जमीनों को तो अलग कर रहा है और दो समुद्रों को जोड़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं जल संधि। ठीक है, अगर ये थोड़ी सक्रिय होगी तो इनको हम बोल देते हैं चैनल या नहर। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेरिंग जल संधि की। तो जो बेरिंग स्ट्रेट है वो दो समुद्रों को तो अलग करेगी, आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर। आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को इसने अलग किया, और रशिया और ये जो अलास्का वाला पार्ट है, अलास्का किसका हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का, तो उत्तरी अमेरिका को, ये रशिया किसका है इधर की साइड, एशिया का, तो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करने वाली कौन सी जल संधि है, एक तरीके से हमारी सर बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि किन दो समुद्रों को अलग करती है, आर्कटिक और बेरिंग सागर को। उसके बाद में डोवर जल संधि, डोवर जल संधि को आप कैसे याद रखोगे सर, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करेगी। वो इधर कौन कौन से सागर, इधर पड़ता है उत्तरी सागर और इधर पड़ता है हमारा अटलांटिक सागर, तो नॉर्थ सी और अटलांटिक सागर को तो क्या करेगी, ये जोड़ देगी और अलग करेगी ब्रिटेन और फ्रांस को, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आती है हमारी फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि इधर क्या है हमारा, मैक्सिको की खाड़ी, और इधर क्या है अटलांटिक सी, तो मैक्सिको की खाड़ी को, अब ये अटलांटिक ऊपर वाला हिस्सा इसलिए इसको उत्तरी अटलांटिक भी बोल देते हैं, उत्तरी अटलांटिक से अलग करती है कौन, फ्लोरिडा स्ट्रेट। क्लियर, ये भी क्लियर हुआ आपको। उसके बाद में आप देखो जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग कर रही है, स्पेन और मोरक्को। स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि। और ये किन दो सागरों को अलग कर रही है, ये देखो इधर अटलांटिक सागर पड़ता है, ठीक है, ये किधर का साइड का चल रहा है आपका, ये यूरोप का, और नीचे की साइड ये आपका अफ्रीका का मैप दिख रहा है आपको। तो इधर भूमध्य सागर पड़ता है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। मोरक्को किसका देश है सर, अफ्रीका का। स्पेन किसका देश है सर, यूरोप का। तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, ये भी याद रखना। उसके बाद में आप देखो मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि किन को अलग कर रही है, यहां पर है बीच में ये वाला हिस्सा, तो इससे दो भूभाग अलग हुए हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया। ये चीज समझ में आ गई। अब सागर जुड़ गए, एक तो इधर का और एक इधर का, तो अंडमान सागर को जावा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ रही है सर, हमारी मलक्का जल संधि। और मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग कर रही है कौन सी जल संधि, हमारी मलक्का जल संधि। ये वाला पार्ट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, आराफुरा की खाड़ी और पापुआ की खाड़ी, ये दोनों समुद्रों को तो इसने जोड़ा, और अलग किसको किया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग किया, और पापुआ की खाड़ी और आराफाड़ी खाड़ी को अलग किया कौन सी जल संधि द्वारा, टोरस जल संधि द्वारा। तो ठीक है, टोरस जल संधि ने किस किस को अलग किया है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, टोस लाओ किसमें, न्यू ट्रे में, तो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली कौन सी जल संधि थी, टोरस जल संधि, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद में आ जाओ डेविस जल संधि। डेविस जल संधि के को आप समझने की कोशिश करो कि ये कौन सी है, हमारी बेफिन की खाड़ी, और बेफिन की यहाँ पे डेविस जल संधि है, इधर बेफिन की खाड़ी हो गई, इधर अटलांटिक सी हो गया, तो बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, डेविस जल संधि। और किन दो भूभागों को अलग किया है इसने, ये वाला हिस्सा तो किसका है, कनाडा का, और ये वाला हिस्सा ग्रीनलैंड का, तो ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करने वाली जल संधि कौन सी हो गई, हमारी डेविस जल संधि। ठीक है, अब आ जाओ जल संधियों पे। अब वहां पे तो मैंने आपको एक तरीके से मैप में समझा दी जो जो इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे मैं आपको सभी जल संधियां डायरेक्ट लिखाऊंगा, और आपको सीधी बात है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो समझ आपने लिया ही कि वो कैसे दो भूभागों को अलग कर रही थी, कैसे दो समुद्रों को जोड़ रही थी, यहाँ से आप डायरेक्ट फैक्ट क्लियर कर लेना। अब देखो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है सर, श्रीलंका और भारत। श्रीलंका भारत के बीच पड़ती है और दो समुद्रों को मिलाती है,
मन्नार की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जल संधि जो मिलाती है वो है पाक जल संधि, पहला क्लियर। उसके बाद में आती है सर मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अपन ने अभी अभी पढ़ी कि इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करेगी, सही है सर। और अंडमान सागर को किससे अलग कर रही है? दक्षिण चीन सागर से। और यही दक्षिण चीन का सागर का पार्ट वहां पे अपन ने लिखा था जावा सागर, ये दक्षिण चीन सागर का ही पार्ट एक तरीके से जावा सागर, ठीक है। तो अंडमान सागर को जावा सागर से अलग कर रही है, ठीक है, और इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग कर रही है, ठीक है। सुंडा जल संधि ये इंडोनेशिया के दो द्वीपों को अलग करती है, कौन कौन से? जावा और सुमात्रा। तो इंडोनेशिया क्या अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ है, तो इंडोनेशिया के दो ही द्वीप है जावा और सुमात्रा, उन दोनों के बीच में से जो पानी गुजर रहा है उसी को हमने ये नाम दे दिया सुंडा जल संधि, ठीक है। तो एक किन दो सागर को जोड़ेगी? एक साइड जावा सागर है और एक साइड कौन सा है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का पार्ट कौन सा है? इधर से बंगाल की खाड़ी वाला, वही अंडमान सागर भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। और इधर कौन सा आ गया? जावा सागर, इसको आप दक्षिण चीन सागर का पार्ट ही बोल देते हो। तो ये सभी बोल देता है वो कि दक्षिण चीन सागर को कौन से सागर से? अंडमान सागर से भी अलग करती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। सुसीमा जल संधि हमारी जापान में पड़ती है और सुसीमा जल संधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से अलग करती है। तो सुसीमा जल संधि किनको अलग करेगी? जापान सागर को किससे अलग करेगी? पूर्वी चीन सागर से, ठीक है। तो ये जापान जल संधि, सुसीमा जल संधि हो गई। सुगारू जल संधि कहाँ है? जापान के अंदर। ये जापान को भी दो भागों में बांटेगी, होकाइडो और होन्शु। जापान के दो द्वीप हैं, होकाइडो द्वीप और होन्शु द्वीप, इनको अलग करने वाली जल संधि है सुगारू जल संधि। और ये दो सागर को जोड़ेगी, जापान सागर और प्रशांत महासागर को। जल संधि को हल्के में ना ले, इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप आपको अच्छे से याद हो जाएगी। बोस जल संधि समझने की कोशिश करो, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। तो इसको कैसे याद रख लोगे? बोस आता होगा तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ये चीज क्लियर हो गई। अब दो समुद्रों को जोड़ेगी तो दक्षिण सागर और तस्मान सागर, तो दक्षिण सागर और तस्मान सागर को जोड़ेगी बोस जल संधि। कुक जल संधि न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटने वाली जल संधि कौन सी है? कुक जल संधि। और ये दो समुद्रों को जोड़ेगी, तस्मान सागर और प्रशांत महासागर। क्लियर? तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है कुक जल संधि। टोरस जल संधि मैंने आपको पहले ही पढ़ा था, पापुआ न्यू गिनी, जो पापुआ की खाड़ी है और इधर ऑस्ट्रेलिया है और इधर अरापुरा सागर है, इन दोनों को सागरों को तो जोड़ेगी। और पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से जो अलग करती है वो थी टोरस जल संधि। मैंने क्या बताया था? टोस को न्यू वाली ट्रे में लाओ, तो टोस से टोरस जल संधि, न्यू से पापुआ न्यू गिनी और ट्रे से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद में बेरिंग सागर। बेरिंग सागर देखो किस किस को अलग कर रहा है? अलास्का को रशिया से अलग करने वाला सागर है बेरिंग सागर, ठीक है। अब ये दो समुद्रों को जोड़ता है बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को, ठीक है। एशिया अब अलास्का किसका हिस्सा है? एशिया का, मैंने वहां भी आपको बताया था। और रशिया किसका है? उत्तरी अमेरिका। तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करेगी बेरिंग जल संधि। हारमुज जल संधि, हार मान ले ईरान, तो हारमुज जल संधि है ओमान और ईरान के मध्य, इन दोनों को करती है अलग। जोड़ेगी किसको? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। फारस ईरान को बोलते हैं, इसलिए ईरान के नीचे फारस की खाड़ी, ओमान के नीचे ओमान की खाड़ी। तो दो जल निकायों को जोड़ेगी, तो दो खाड़ियों को तो इसने जोड़ दिया और दो भूभागों को अलग कर दिया, ओमान और ईरान को, और जोड़ा किसको? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को। बाबल मंदेव जल संधि की मैं बात करूं तो ये यमन में और इधर जिबूती में। जिबूती किसका हिस्सा है? अफ्रीका का। यमन किसका हिस्सा है? एशिया का, ठीक है। तो एशिया से अफ्रीका को भी अलग करती है बाबल मंदेव जल संधि। ये इधर क्या है? अरब सागर और इधर कौन सा है? लाल सागर, ठीक है। तो इधर तो है अरब सागर और इधर है लाल सागर, ठीक है। ये भी हो गया आपका। इधर इस जिब्राल्टर जल संधि आ गई, स्पेन और मोरक्को के बीच में। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को तो जोड़ेगी और यूरोप और अफ्रीका को ये अलग करेगी। मैंने पहले भी आपको ये बताई थी ऐसे कैसे ही। डेविस जल संधि की अगर मैं बात करूं तो डे कैसे मनाना है कि ग्रीन जगह जाके हमें नगाड़ा बजाना है, ऐसे याद रख लो। तो डेविस जल संधि दो भूभागों को अलग करेगी, ग्रीनलैंड और कनाडा, ये चीज याद हुई। ग्रीनलैंड के इधर है बेफिन की खाड़ी, कनाडा के इधर है कौन? अटलांटिक सागर। तो बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक सागर से जोड़ेगी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी थी? डेविस जल संधि। ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ, डेविस जल संधि, ठीक है। उसके बाद डोबर जल संधि। तो डोबर जल संधि किन किन को जो अलग करती है? इंग्लैंड और फ्रांस को, ये मैं बता चुका हूं आपको। और इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ेगी? ये उत्तरी सागर से, ठीक है। तो ये तो हो गया उत्तरी सागर, इधर इंग्लिश चैनल, ठीक है, फ्रांस।
फ्लोरिडा में की जल संधि यूएसए और क्यूबा को अलग करेगी, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी। और अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है, इधर कैरिबियन सागर जो इसके जस्ट पास पड़ता है, तो वो क्यूबा के यहाँ पे आपसे ऑप्शन में कैरिबियन सागर भी दे सकता है, डायरेक्ट अटलांटिक सी भी दे सकता है, ठीक है। और क्यूबा और मैक्सिको की खाड़ी के बीच में एक और जल संधि पड़ती है, कौन सी? युकारन जल संधि। कौन? युकारन जल संधि, ठीक है। तो अमेरिका से क्यूबा को अलग करने वाली फ्लोरिडा, ठीक है, क्यूबा को मैक्सिको से अलग करने वाली युकारन जल संधि, ये भी हो गया। पनामा जल संधि किस किस को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पनामा, ठीक है। और ये किन दो महासागरों को जोड़ेगी? तो उत्तरी अमेरिका ये आ गया, ये दक्षिणी अमेरिका आ गया। आप सोचो इधर, है ना, ये उत्तरी अमेरिका, अबे यार, ये उत्तरी और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब यहाँ पे तो इधर की साइड अपना कौन सा था? अटलांटिक सी, और इधर की साइड कौन सा था? प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इन दोनों को तो अलग कर रही है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, और अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ रही है, ये आपने पढ़ा था पहले। सुएज नहर की बात करूं तो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, सबसे इंपॉर्टेंट सुएज नहर, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है, विश्व की व्यस्ततम नहर है। कौन सी नहर? सुएज नहर। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको? सुएज नहर हो गया। उसके बाद में कीर्च नहर, कीर्च नहर काला सागर और एजोब सागर के बीच में, काला और एजोब के बीच में कौन सी है? काली अजब मिर्च। तो काला सागर और एजोब सागर के बीच में है कीर्च जल संधि। कील, कील जल संधि कहाँ है? कील चैनल, उत्तर में बाल्टी में कील ठोक दो तो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है कील। क्लियर। और बास्पोरस बास आती है काले मरे जानवर से, तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है कौन? बास्पोरस जल संधि। क्लियर, ये भी आपकी सारी जल संधि हो गई। अब नहर, एक दो नहर जो बाकी है वो एक बार और देख लो। सू नहर किन किन के बीच में? अमेरिका में अपन ने पढ़ी थी, 5 झीलें थी, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर, ह्यूरोन और मिशिगन, ठीक है। तो सुपीरियर और ह्यूरोन झील के बीच में जो नहर पड़ती है उसको बोलते हैं सू नहर। इरी नहर, इरी और मिशिगन झील के बीच में जो पड़ती है उसको बोलते हैं इरी नहर। ये दोनों किस में आ गई? हमारी जो ग्रेट लेक्स का ग्रुप था उसके अंदर आ गई दोनों नहर। कील, मैंने क्या बोला? उत्तर में बाल्टी में कील ठोक दो तो वही उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, वही वाली चीज है। मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर और लिवरपूल, लिवरपूल जो आपके जिसके कपड़े आते हैं ये इंग्लैंड का ही एक शहर है, इसको औद्योगिक शहरों में आप पढ़ोगे, ठीक है। बोल्डा डॉन नहर, ये कहाँ पड़ती है? रोस्टोव और स्टोलिनग्राड के पास में, ठीक है। बोल्डा डॉन नहर ये कहाँ पर है? हमारे रशिया के अंदर। बेलैंड नहर कहाँ है? इरी और ओंटारियो में। बेलैंड नहर इरी और ओंटारियो के बीच पड़ती है। सुएज नहर किनको? लाल सागर और भूमध्य सागर, याद रखना, लाल भूमि, इसका आप क्या दिखाते हो? स्वेग। तो स्वेज नहर है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से क्या करती है सर? जोड़ती है। पनामा नहर कैरिबियन सी या अटलांटिक सी को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से। और इसमें अपन ने पढ़ा था जो पनामा जल संधि या पनामा नहर थी वो किस किस को अलग कर रही थी? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने का काम कर रही थी। अब हमारे आते हैं इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र। एक एक औद्योगिक क्षेत्र को हम डिटेल में कवर करते हैं, बिल्कुल अच्छे से आप समझना। लौह इस्पात की अगर मैं बात करूं तो पिट्सबर्ग कहाँ है? हमारा अमेरिका के अंदर। अंशन कहाँ है? चीन में। तो पिट्सबर्ग अमेरिका, अंशन चीन के अंदर। तो इसमें आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा औद्योगिक क्षेत्रों में, ये आप देखो पूरे विश्व के जो इंडस्ट्रियल रीजन है। एक तो आपसे पूछेगा कि देश का नाम, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र दे देगा, चार चार देशों के नाम दे देगा, तो कौन सा किस में है? पहली चीज ये आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज वो पूछेगा फला औद्योगिक क्षेत्र कौन से महाद्वीप का है, ठीक है, फला औद्योगिक क्षेत्र कौन से महाद्वीप का है। या फिर वो पूछेगा जो औद्योगिक क्षेत्र जैसे कोबा है, तो 4 औद्योगिक क्षेत्रों का नाम दिया, एक कोबे उठा लिया, एक बेलफास्ट उठा लिया, एक मॉन्ट्रियल उठा लिया, एक योकोमो उठा लिया। उसके बाद वो 4 ऑप्शन दे देगा, लौह इस्पात, पोत निर्माण, वायुयान, ऑटोमोबाइल। तो कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र के लिए फेमस है ना, किस चीज के लिए फेमस है। तो दोनों तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल और पैरेलल दोनों तरीके से याद रखना है। हॉरिजॉन्टल में वो डायरेक्ट जगह का नाम या महाद्वीप पूछ लेगा, और पैरेलल में पूछेगा कि किसके लिए है। तो लौह इस्पात के लिए ये सारे हैं, इनमें से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखो, पहले आप इस देश का नाम याद करने की कोशिश करो। पिट्सबर्ग अमेरिका में, अंशन चीन में, बर्मिंघम यूके में, जो ब्रिटेन है हमारा, इंग्लैंड है, वो है बर्मिंघम, ठीक है। सलेम भारत के अंदर है लौह इस्पात का, ठीक है। और कोवे कहां पर पड़ता है? कोवे पड़ता है जापान में, कोवे जापान में। क्वींसलैंड जगह जो पड़ती है वो हमारी रशिया के अंदर पड़ती है। ओसाका जापान के अंदर पड़ता है। एसेन जर्मनी के अंदर पड़ता है। जिनके पास जमीन होती है वो आदमी क्या बोलते हैं, भाई साहब ऐश कर रहे हैं हम तो बैठे बैठे, हमारी जमीनों की कीमत बढ़ रही है। तो एसेन क्षेत्र कहाँ है? जर्मनी में, ऐसे याद रह जाएगा आपको। चेकोस्लाविया। हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में। कनाडा में आपको
कनाडा का नाम याद आती है हमें, कौन आते हैं? पंजाबी जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वही याद आते हैं। वहां पर ज्यादातर लोग वहीं ड्राइविंग का काम करते हैं। तो ऐसे याद रख लो कि ड्राइविंग करते समय हमें क्या चाहिए? हेलमेट। तो हैमिल्टन जो सी जगह है वो कहाँ पड़ेगी? कनाडा में, आप नहीं भूलोगे। अब प्रीबोई कहाँ है? यूक्रेन में। प्रीबोई यूक्रेन में, ठीक है, ये याद रहेगा, प्रीबोई यूक्रेन में। मंचूरिया क्षेत्र और यांगटीसी क्षेत्र वो दोनों कहाँ है? चीन के अंदर। मंचूरिया और यांगटीसी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? चाइना में। यांगटीसियान नदी कहाँ पड़ती थी? चीन में। मंचूरिया का मैदान कहाँ था? चीन में। तो ये दोनों इंडस्ट्रियल रीजन भी कहाँ पड़ेंगे? चीन में। और ये दोनों भी किसके लिए फेमस है? वही लोह इस्पात के लिए। लोह इस्पात और स्टील का एक ही होता है इंडस्ट्री, है ना, क्योंकि स्टील में होता क्या है? हमारे 99% तो आयरन होता है और 1% कार्बन मिला देते हैं। जितना परसेंट कार्बन मिलाओगे उतनी अच्छी स्टील बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे लोह इस्पात और स्टील का संयंत्र एक ही जगह होता है, ठीक है। तो ये सारे स्टील में भी आ जाएंगे और लोह इस्पात में भी आ जाएंगे। पोत निर्माण में आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि सर लेनिनग्राद कहाँ है? रशिया के अंदर। याकोहामा है जापान में। ग्लासगो है ब्रिटेन के अंदर, यूके। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रशिया के अंदर, ठीक है। पिट्सबर्ग अमेरिका में था, पीटर्सबर्ग रशिया में है। बेलफोस्ट कहाँ है सर? यूके में। बेलफोस्ट यूके, इंग्लैंड में। लिवरपूल भी इंग्लैंड में, ठीक है। लिवरपूल इंग्लैंड, बेलफोस्ट कहाँ पे सर? इंग्लैंड में। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर। लोह इस्पात में पिट्सबर्ग था, वो अमेरिका में। ग्लासगो इंग्लैंड के अंदर। याकोहामा जापान के अंदर। नाम से ही पता चल रहा है। लेनिनग्राद, लेनिन कहाँ का था? लेनिन जो रशियन क्रांति का जो मेन आदमी था, लेनिन रशिया का ही था ना। तो लेनिनग्राद कहाँ होगा? रशिया में। सीधी सी बात है, ऐसे याद रख लो। वायुयान की बात करूं तो सिएटल शहर का आपने नाम काफी सुना होगा। सिएटल पड़ता है हमारा अमेरिका के अंदर। लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है? अमेरिका के अंदर, ठीक है। और लॉस एंजलिस के इधर ही कौन है? हॉलीवुड। हॉलीवुड सिटी। हॉलीवुड किसके लिए फेमस है? हॉलीवुड की मूवी आती है तो फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा का, ये भी वायुयान के लिए फेमस है। तो मॉन्ट्रियल हमें पता है कहाँ पर है? कनाडा में, जहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका, ठीक है। ओजोन गैस के लिए वही वाला शहर है ये मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ऑटोमोबाइल की अगर मैं बात करूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो आपकी कार वगैरह जो बनती है ना, उस सेक्टर को बोलते हैं अपन ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है। तो डेट्रॉइट अमेरिका में, नगोचा जापान में, नगोया क्षेत्र, और योकोहामा भी जापान में। तो नगोया जापान में क्या है? ऑटोमोबाइल। योकोहामा जापान में भी ऑटोमोबाइल है। और डेट्रॉइट यूएसए में। नगोया आपने इधर भी पढ़ा था, इसमें लोह इस्पात भी था, और इधर भी आप पढ़ रहे हो क्या? ऑटोमोबाइल के अंदर, ठीक है। ये चीज समझ में। याकोहामा आपने पोत निर्माण में भी पढ़ा था, और योकोहामा में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है, मतलब कार वगैरह आपकी बनती है यहाँ भी, ठीक है। वस्त्र उद्योग के लिए कौन कौन फेमस है? आपने देखा होगा हमारे जब इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर कौन है? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कौन है? दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कौन है ना? अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते थे। दक्षिणी का हम बोलते थे कोयम्बटूर को। तो वैसे के वैसे ही तो उस जगह से मैनचेस्टर की तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि वो सब जगह कपड़ों के लिए फेमस है। तो इसे हमारा जो मेन मैनचेस्टर है वो भी कपड़ों के लिए काफी फेमस है, सूती वस्त्र के लिए। मैनचेस्टर कहाँ की सिटी है सर? इंग्लैंड की सिटी है, और सूती वस्त्र उद्योगों के लिए फेमस है, ठीक है। तो कपड़ों में भी कौन से? सूती। नगोया जापान, जिसमें आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में पढ़ा था अभी, वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, साथ में सूती वस्त्र के लिए नगोया जापान में। यांगटीसी क्षेत्र जो लोह इस्पात के लिए भी फेमस था, साथ में ये क्षेत्र किसके लिए भी है? सूती वस्त्र के लिए। और ये कहां पर है? चीन में। मिलान शहर कहाँ का है? पहली चीज तो इटली का, मिलान इटली का, ये चीज याद हुई। उसके बाद में सिल्क, जो सिल्क की कपड़े होते हैं उनके लिए कौन सा शहर फेमस है? मिलान। लियोन्स फ्रांस का है, ये भी किसके लिए फेमस है? सिल्क के लिए। ढाका, ढाका में क्या बनते हैं? कालीन। बांग्लादेश में अच्छे कालीन बनते हैं, तो ढाका बांग्लादेश का क्षेत्र है कालीन वस्त्र के लिए। वुपरताल जर्मनी का है, जिसमें भी कौन है? ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस है। पेट्रो शहर है इटली का, ये भी ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस है। बेडफोर्ड कहाँ का है? इंग्लैंड का, ये भी ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस है। वेडफोर्ड हमने पढ़ा था कौन सा? जालियांवाला हत्याकांड, जो कर्नल जेम्स फोर्ड था, तो उसी के नाम से फोर्ड आया। तो फोर्ड कहाँ का होगा? सीधी बात है सर, इंग्लैंड का। तो ये यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। पेट्रो भी कहाँ का है? पेट्रो है सर इटली का, पेट्रो इटली, है ना। तो पेट्रो आदमी है तो वो इडली खाएगा, तो पेट्रो इटली, ऐसे याद हो जाएगा। वुपरताल जर्मनी, वुपरताल जर्मनी में याद रखना है। ढाका बांग्लादेश में। लियोन्स कहाँ है सर? फ्रांस में, लियोन्स फ्रांस में, ठीक है। मिलान है इटली के अंदर। यांगटीसी है शंघाई चीन में। नगोया क्षेत्र है जापान में। मैनचेस्टर क्षेत्र है इंग्लैंड में। ये सारे क्षेत्र आपको याद हुए वस्त्र के। कोयला का याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कोयला के सारे क्षेत्र। शायर, जिनके भी नाम के आगे शायर आ जाए तो वो आपके किस में पड़ेंगे? इंग्लैंड में, ठीक है। लंका शायर हुआ, एक डर्बी शायर और आता है, वो क्षेत्र भी कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड के अंदर। तो लंका शायर कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड।
ब्रिस्टल भी कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर। ब्रिस्टल कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है। रूर बेसिन कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी प्रीलिम्स में पहले पूछा भी हुआ है। जो जर्मनी के अंदर रूर बेसिन एक क्षेत्र पड़ता है जो कोयले के लिए बहुत ज्यादा वैश्विक लेवल पर प्रसिद्ध है। सार भी कहाँ है? जर्मनी में। अपलेशियन पर्वतमाला हमने कहाँ पढ़ी थी? अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका में। तो ये भी कहाँ पड़ेगा? उत्तरी अपलेशियन औद्योगिक क्षेत्र भी अमेरिका में। रेड बेसिन कहाँ है सर? चीन में। जो रेड बेसन है उसके अंदर चीनी डाल दो, क्या बनेगी? जले इमरती, जो जलेबी जैसी होती है। ठीक है। न्यू साउथ वेल्स कहाँ है सर? ऑस्ट्रेलिया में। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। कुजनेट्स्क और कुजबास, कुजनेट्स्क और कुजबास दोनों कहाँ है सर? रूस में। ठीक है। कुजनेट्स्क और कुजबास दोनों रशिया के अंदर है। कारागंडा कहाँ है सर? कजाकिस्तान में। कारागंडा कजाकिस्तान के अंदर है। तो ये वाले क्षेत्र भी आपको अच्छे से याद हुए। सोने की अगर मैं बात करूं तो जोहान्सबर्ग क्षेत्र बहुत अधिक फेमस है दक्षिण अफ्रीका का। किसके लिए? सोने के लिए। हीरे के लिए अगर कोई पूछे तो किम्बरले एक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र। वो कहाँ का है? अफ्रीका के अंदर। तो वो दक्षिणी अफ्रीका का जो क्षेत्र है किम्बरले, वो किसके लिए फेमस है? आपके हीरे के लिए। फिल्म हॉलीवुड और लॉस एंजलिस, ये यहाँ पे क्या बनती है? आपकी फिल्म उद्योग। इंजीनियरिंग के लिए लंदन चल जाओ इंग्लैंड में, और कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव भी इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। डेयरी के लिए कौन है? वेलिंगटन। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। तो डेयरी के लिए वेलिंगटन न्यूजीलैंड में। तो इनकी जगह का नाम, कौन सा क्षेत्र किसके लिए? तो वो डायरेक्ट पूछेगा लंकाशायर किसके लिए फेमस है? तो आप बोलोगे कोयला उद्योग के लिए। लंकाशायर कहाँ है? तो आप बोलोगे इंग्लैंड में है। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्षेत्र जो हमारे बच जाते हैं। चीन में मंचूरिया, मंचूरिया भी फेमस है किसके लिए? लौह इस्पात के लिए, मैं बता चुका हूँ। यांगटीसी क्षेत्र मैंने आपको बताया था, वहां सूती वस्त्र के लिए भी है और लौह इस्पात के लिए भी है। केंटन, याद रखना, कैंटीन में ना आपके कॉफी की मशीन होती है, तो मशीनी उपकरणों के लिए कौन? केंटन क्षेत्र। तो केंटन मशीनी उपकरण के लिए। तो केंटन, मंचूरिया और यांगटीसी, ये तीनों कहां पर स्थित है सर? चीन में। जापान की अगर मैं बात करूं तो देखो, जापान में है टोक्यो याकाहोमा कावासाकी प्रदेश। ठीक है। तो कावासाकी निंजा आपकी बाइक आती है ना, तो वो कहाँ बनती है? जापान की है वो। ठीक है। तो टोक्यो, ये टोक्यो जापान की राजधानी है। तो टोक्यो याकाहोमा कावासाकी प्रदेश जापान में है। इसको अपन केहिन प्रदेश भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? केहिन प्रदेश, ये याद रखना है। और ये किसके लिए फेमस है? तो कावासाकी की कार बाइक्स वगैरह सब आती है, तो ऑटोमोबाइल के लिए। जो बाइक हुई, कार हुई, ये सब ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। और साथ में विमान वाहक पोत हो गए आपके। ठीक है। तो जो भी विमान वाहक पोत होंगे, ठीक है, और ऑटोमोबाइल होंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर मतलब आपकी कार और गाड़ियां होंगी, उनके लिए जापान का केहिन क्षेत्र है। ओसाका कोवे क्योटो प्रदेश, ओसाका कोवे क्योटो प्रदेश। ठीक है। तो कोवे प्रदेश अपन ने पहले भी पढ़ा था, जो जापान के अंदर था। किसके अंदर पढ़ा था अपन ने? वो लोह इस्पात के अंदर, वही ऐसे ही। तो किंकी प्रदेश है, इसको अपन क्या बोलते हैं? किंकी प्रदेश। इसमें आपके जलियान बनते हैं, साथ में सूती वस्त्र के लिए भी फेमस है। तो जलियान और सूती वस्त्र के लिए है। नगोया क्षेत्र हमने पढ़ा था, सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल के लिए, जो जापान का था। एक किंता क्यूशु प्रदेश है, क्या नाम है इसका? किंता क्यूशु। ये भी किसके लिए फेमस है? लोह इस्पात के लिए। और ओसाका कोवे क्योटो प्रदेश मेनली है जलियान और सूतियान के लिए। स्पेशली कोवे में अगर पूछे तो आप इस्पात भी बोल सकते हो। तो ये वाला पार्ट आपका समझ में आया। चीन और जापान के जो भी छूटे हुए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब इनका आपको याद नहीं रखना, इनका बस याद रखो फलाना चीज कहाँ है। एक मिडलैंड भी इस्पात में पड़ता है, वो उस जगह छूट गया था, यहाँ पे बता देता हूँ। मिडलैंड जो क्षेत्र है वो इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का है, और कौन सा है? इस्पात के लिए फेमस है। ठीक है। क्लाइड घाटी, कंबरलैंड, नॉर्थम्बरलैंड, क्लाइड घाटी हो, कंबरलैंड हो, नॉर्थम्बरलैंड हो, ये तीनों कहाँ है? इंग्लैंड में। मिडलैंड भी कहाँ का है? इंग्लैंड का। लंकाशायर, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, जिसके भी नाम के आगे शायर आ जाए तो वो कहाँ का होगा सर? इंग्लैंड का। वो औद्योगिक क्षेत्र कहाँ का होगा? इंग्लैंड का। ये वाला पोर्शन भी आपका अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखो अगला, अमेरिका। अमेरिका में देखो, न्यू इंग्लैंड, महान झील तटीय प्रदेश, अटलांटिक और अपलेशियन। अपलेशियन पर्वतमाला अमेरिका में है, अटलांटिक सागर उसके जस्ट बगल में है, महान झीलें अमेरिका में है, और न्यू इंग्लैंड प्रदेश देखो कितना इंपॉर्टेंट है। नाम में आ रहा है इंग्लैंड, और है कहां पर? अमेरिका के अंदर। ये आपको याद रखना है। ये आपके औद्योगिक प्रदेश हो गए। अब मेन पोर्शन तो हमारा जो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदी, झील, एक तो क्वेश्चंस आपके वहां से बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं आपके औद्योगिक क्षेत्र से। यहां तक आपका इंडियन ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन हो चुका है। अब मैं आपको ना, जैसे मैंने वहां पे अलग अलग महाद्वीपों के अंदर पढ़ाए थे कि फला झील, फला नहर, फला मरुस्थल, ये सारी चीज, अब एक बार भी आप इनका ना ब्रीफ में केवल रिविजन के लिए वाला पोर्शन और वापस देख लो भले, जो आप
सारा पढ़ चुके हो तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा और एक जगह पर इसके इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी आ जाएंगे। कैस्पियन सागर किसकी थी? खारे पानी की सबसे बड़ी झील थी। 5 देशों में थी, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस और ईरान। इनमें 5 देशों में फैली हुई थी। बेकाल झील हमने पढ़ी थी रशिया में, जो विश्व की सबसे गहरी झील थी। बान झील कहाँ पड़ी थी? तुर्की में। मैंने क्या बोला था? सर्वाधिक लवणता वाली, सर्वाधिक खारी झील। मृत सागर कहाँ थी? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। इसमें आप कूदो तो डूबते नहीं हो, ये वही झील है, सबसे गहराई पर स्थित झील है। कौन सी? मृत सागर। ठीक है, और इसको सेकंड खारे पानी की झील भी बोलते हैं, सर्वाधिक खारे पानी की। बाकी सबसे गहराई पर स्थित झील है कौन सी? सबसे गहराई पर स्थित है। सबसे गहरी पूछे, बेकाल झील, रशिया। ठीक है, विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में। केन्या, तंजानिया और युगांडा 3 देशों के बीच में है। भूमध्य रेखा पर स्थित झील कौन सी थी? विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम है किस झील से? विक्टोरिया झील से। याद रखना, विक्टोरिया झील से कौन सी नदी का उद्गम है? नील नदी का। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है कौन सी? विक्टोरिया झील। अराल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर पड़ी थी हमने। टिटिकाका झील थी पेरू और बोलीविया की सीमा पर। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील थी टिटिकाका। सबसे गहराई पर स्थित झील है डेड सी या मृत सागर। ठीक है, ये वाला पोर्शन। सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल। ठीक है, सर्वाधिक लवणता वाली बान झील, तुर्की। ये समझ में आया। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी सुपीरियर, जो किस में आएगी? है सेकेंड नंबर पे। ठीक है, काला सागर बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, ठीक है, रशिया, तुर्की, यूक्रेन और तुर्की, इन 6 देशों के बीच में पड़ता है। ये कौन सा? काला सागर। ये भी कहाँ है? हमारा यूरोप में। ठीक है, ग्रेट लेक्स या महान झील, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, जो अमेरिका में अपन ने पढ़ी थी, वो तो पांचों ये सारे हो गए। सुपीरियर को मीठे पानी की बिगेस्ट झील भी बोलते हैं। टेंगानिका झील, मैंने आपको बताया था विश्व की सबसे लंबी झील है टेंगानिका। इसको देखो इंग्लिश में TANJANIK होगा, टेंगानिका। अब उसको हिंदी करते समय कुछ लोग टेंगानिका लिखे हैं, कुछ लोग तांगानिका लिखते हैं, तो फिर दोनों ही याद रख लो। बाकी मेन नाम इसका टेंगानिका ही है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी झील है। बुरुंडी, तंजानिया प्लस कांगो और जोम्बिया के बीच में ये स्थित है। एडियर, बियर और ग्रेट स्लेव, मैंने बताया था आपको ABC, एडियर, बियर और ग्रेट स्लेव, तीनों झील कहाँ थी? कनाडा के अंदर। आयर झील, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आपने पढ़ी थी, वो थी आयर झील। वोस्टोक झील कहाँ थी? अंटार्कटिका के अंदर। वोस्टोक झील अंटार्कटिका में। तो ये वाले झील वाली चीजें आप एक बार और देख ली। मरुस्थल की बात करी थी तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल था अंटार्कटिका का, लेकिन ये ठंडा था। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कोई पूछे तो वो सहारा मरुस्थल है। कहां पर है? हमारे अफ्रीका के अंदर। ये वाला पार्ट आपको क्लियर। टकला मकान मैंने बताया था चीन में। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर फैला हुआ है, गोबी का मरुस्थल। अरब का मरुस्थल कहां पड़ा था? आपने सऊदी अरब में। इसके 2 नाम थे, रूबल नक्काद और रूबल खादी। क्लियर। ग्रेट बेसिन हमने पढ़ा था अमेरिका में। ग्रेट बेसिन, मोजावो, सोनेरेन, तीनों कहां पड़े थे? अमेरिका में। तो सोनेरेन है अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर, वही बात है। पेंटोगोनिया था अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, दक्षिणी अमेरिका के अंदर। कालारी मरुस्थल हमने पढ़ा था अफ्रीका में। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका 3 देशों में फैला हुआ है। मोजावो भी पढ़ा था हमने कहां पे? अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये मोजाओ मरुस्थल में ही डेड वैली जो है ना, डेथ वैली, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। वहां पर आपको अड्डियाई मिलेगी जब आप जाओगे तो वो डेड वैली है कहां पर? हमारे अमेरिका के अंदर। ठीक है, मोजाबो एक जो मरुस्थल है उसी के अंदर ये डेड वैली पड़ती है, आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा। ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ये चारों डेजर्ट कहां पड़े थे? हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है? एशिया की एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। आटाकामा मरुस्थल चिली अर्जेंटीना की सीमा पर। नामीब मरुस्थल अफ्रीका में, नामीब के पास। ये वाले हो गए। पठार देख लो एक बार। कोलोराडो का पठार अमेरिका में, कोलंबिया का पठार अमेरिका में, ग्रेट बेसिन अमेरिका में। ठीक है, और चीपा पास नहीं है यार, चिहुआहुआन नाम बोलते हैं इसको। चिहुआहुआन का पठार कहाँ पड़ता है? मेक्सिको में। कैनेडियल शिल, इसको लोरेंजियन पठार भी बोलते हैं, ये भी कहाँ है? कनाडा के अंदर। मेक्सिको का पठार मेक्सिको में। पामीर का पठार जिसको दुनिया की छत बोलते हैं, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ठीक है, इनमें पड़ता है। मोसेटा का पठार स्पेन में। मेसेटो का पठार स्पेन में। तिब्बत का पठार चीन में, सबसे ऊंचा पठार है। पेंटोगोनिया चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। दक्कन का पठार भारत में। शान का पठार म्यांमार में। ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में। कटंगा का पठार कांगो में। अंतोलिया का पठार तुर्की में। कटंगा का पठार वही कांगो गणराज्य। क्वींसलैंड का पठार ऑस्ट्रेलिया में, हमने पढ़ा था कौन सा? क्वींसलैंड। पोटवार का पठार पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में, कोटवार का पठार। लोएस कहां है? चीन में। लोएस चीन में। किम्बरले
ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और याकूत का पठार कहाँ है हमारा, रशिया के अंदर। ये पठार हो गए। एक बार नदी और देख लो, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, मैंने पहले ही बताया था, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ती है। मिस्र का वरदान भी बोलते हैं इसको। ये विक्टोरिया झील और ताना झील, ठीक है, तो ये ब्लू नील हो गई। विक्टोरिया झील और ताना झील से ताना से निकलती है व्हाइट नील, विक्टोरिया से निकलती है ब्लू नील, और ये कहाँ पर जाती है, भूमध्य सागर में आपके गिरती है। कौन सी झील है, नदी है, नील नदी। क्लियर, ये वाली चीज हो गई। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में जो आयतन है विश्व की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी अमेजन वर्षावन इसी के किनारे है। इसका उद्गम कहाँ से, हमारा एंडीज पर्वतमाला से। किससे, एंडीज पर्वतमाला से। पानी कहाँ गिराएगी ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, इधर गिराएगी ये पानी, तो इधर क्या पड़ता है इसके, अटलांटिक सी, तो अटलांटिक सागर में, ठीक है। यांगटीसी नदी कहाँ है, चीन में। चीन का शोकी किस, कौन सी नदी को बोलते हैं, हांगहो नदी को। और यांगटीसी नदी है दुनिया की थर्ड सबसे लंबी नदी है ये। तिब्बत का पठार और मिनेसोटा का पठार, तो मिनेसोटा कहाँ है, चीन में, तिब्बत का पठार भी चीन में। तो सबसे पहले यांगटीसी नदी ये तिब्बत का पठार से निकलकर कहाँ पे जाएगी, पीला सागर में गिरेगी, ठीक है। ये वाला काम हो गया आपका, ठीक है। अब मिसिसिपी नदी को देखो, हाँ, मिनेसोटा का पठार से निकलती है और मेक्सिको की, तो मिनेसोटा में कौन सी झील है, इटास्का झील। इटास्का झील से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी तक जाती है मिसिसिपी झील। इरावती नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, तो इरावती नदी कहाँ की सबसे लंबी हो गई सर, म्यांमार की। मरे डार्लिंग नदी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, मरे डार्लिंग नदी। बोल्गा नदी जो रूस में है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसका उद्गम देख लो, बोल्गा पर्वत से इसका उद्गम है, और कहाँ जाती है, कैस्पियन सागर में। क्लियर। मरे डार्लिंग नदी का जो उद्गम है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एक ही तो पर्वत है ऑस्ट्रेलिया में मेनली। बोल्गा नदी का, बोल्गा पर्वत है जो रशिया के अंदर पड़ता है, और कहाँ पे तक जाती है, कैस्पियन सागर तक। क्लियर। उसके बाद में डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से है, जर्मनी में, और जाती कहाँ है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से इसका उद्गम है और काला सागर में जाकर गिर जाती है। विश्व में सर्वाधिक 10 देशों में प्रवाहित नदी है डेन्यूब नदी, हमने पहले ही पढ़ा था। कांगो नदी या इसको जायरे नदी भी कहते हैं अफ्रीका में, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब देखो एक चीज याद रखो आप, क्या, माँ का ली, ठीक है, तो माँ से नदी हो गई माही, का से कांगो, और ली से लिम्पोपो, ठीक है। इधर कौन सी रेखा पड़ती है, कर्क, इधर भूमध्य रेखा, ठीक है, और इधर कौन सी पड़ेगी, मकर रेखा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटेगी माही नदी, भूमध्य रेखा को कौन सी काटेगी, कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी। माही नदी कहाँ है, भारत में, कांगो को लिम्पोपो कहाँ है, अफ्रीका के अंदर, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो लिम्पोपो नदी अफ्रीका में, मकर रेखा को 2 बार, मही नदी भारत में, कर्क रेखा को 2 बार। सीन नदी कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। सीन नदी अपन ने पहले पढ़ी थी। टाइबर इटली की राजधानी, स्पेन। पो नदी इटली की गंगा। स्प्रो नदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। पोटोमेक कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। ये आपकी कौन हो गई, नदियां। अब एक बार और पर्वत देख लो, वापस देखना चाहो तो वही वापस रिवीजन। एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकागुआ, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। दक्षिण अमेरिका की हाईएस्ट पीक है कौन सी, माउंट एकांकागुआ, ठीक है। और एंडीज पर्वत है दक्षिणी अमेरिका में जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, ठीक है। हिमालय पर्वत 6000 मीटर से ऊंचा विश्व का एकमात्र पर्वत है जिसकी एवरेज हाइट ही 6000 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। यूराल पर्वत रशिया में है, एशिया यूरोप की सीमा का निर्धारण करता है। आल्प्स पर्वत यूरोप का है। यूरोप का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं वो कौन सी है, आल्प्स पर्वतमाला। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट ब्लैंक। क्लियर, माउंट ब्लैंक। दक्षिणी एल्पस न्यूजीलैंड में पड़ता है, दक्षिणी एल्पस इसकी हाईएस्ट पीक पड़ती है माउंट कुक। अलास्का श्रेणी अमेरिका में है, इसकी हाईएस्ट पीक है मैकिनले जो उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। रोकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है, माउंट एल्बर्ट। काकेसस पर्वत श्रेणी रशिया में है, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस किसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, यूरोप की। एटलस पर्वत कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक है। समझ में आया, ये पूरा आपका कंप्लीट ढंग से। उसके बाद महान विभाजक श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहाँ पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में। इसका हाईएस्ट पीक कौन सी थी, माउंट कोस्टिस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक थी। डेकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, ब्लैक पर्वत जर्मनी में है। माउंट किलीमंजारो तंजानिया में है। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट किलीमंजारो। कोई डाउट आपको इसमें, देख लो।
पूरा कंप्लीट अच्छे से आपके समझ में आया होगा। घास के मैदान पड़ते हैं, मैंने सब जगह आपको एक एक बता दिया, पर एक बार फिर से देख लो। पंपास कहाँ पड़ेगा? अर्जेंटीना। मैंने बताया था कोई आदमी मरने लगे तो उसको अर्जेंट में ऑक्सीजन पंप की जरूरत पड़ती है, तो पंपास होगा अर्जेंट मतलब अर्जेंटीना। प्रेरी, प्रे करते हैं सबकी यूएसए कनाडा का वीजा मिल जाए तो यूएसए और कनाडा में। बेल्ट कहाँ मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में। बेल्ट कहाँ मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका के जो बॉलर थे बहुत तगड़े थे, वो बोल्ड करते थे सीधे, ये डेल स्टेन वगैरह उस समय आपने देखा होगा। तो बेल्ट ऐसे याद रख लेना, दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी घास का मैदान है, रशिया और यूक्रेन में फैला हुआ है, यूरेशिया का पार्ट बोला जाता है, तो यूरेशिया में पड़ता है स्टेपी। डाउन्स घास का मैदान, सबसे डाउन में कौन सा महाद्वीप पड़ता है इधर की साइड? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आएगा ये, ठीक है। ये तो होगा शीतोष्ण, याद रखना, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। इधर कर्क, इधर मकर, ठीक है, कर्क मकर और भूमध्य रेखा, ठीक है। अब इसके जो इधर का क्षेत्र है और इधर का क्षेत्र है, ये दोनों पड़ेंगे हमारे कौन से? शीतोष्ण घास के मैदान। और इस वाले क्षेत्र के अंदर पड़ेंगे उष्ण घास के मैदान। सवाना उष्ण कौन सा है? अफ्रीका में, कंपास ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला में और सेल्वास दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ये उष्ण कटिबंधीय है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय। ये वाला हिस्सा शीतोष्ण में हल्का सा आ जाता है, बाकी उष्ण के अंदर होता है, और ये बिल्कुल शीत कटिबंधीय, बिल्कुल इन हिस्सों पे, ठीक है। ये घास के मैदान आपके हो चुके हैं। ये आपका कंप्लीट होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन। थैंक यू।